अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यांगहुआंग स्टार, यंगजाओ जिला, तियानशुई शहर, वैशा जिला, तियानशुई शहर 95वीं हाई स्कूल, कक्षा 36। सफेद कपड़ों में एक लड़का आखिरी स्थान पर बैठा था। यांगहुआंग स्टार की इतिहास की किताब को खाली आंखों से देख रहा था। खुद से बुदबुदा रहा था, क्या मैं जियापिंग एक पृथ्वीवासी या एक यांगहुआंग सितारा हूं? क्या मैं सच में सपना देख रहा हूं? ये बोलते हुए उसकी आंखों में असमंजस के भाव दिखे। जियापिंग मूल रूप से यांगहुआंग स्टार का एक साधारण छात्र था, जो दूसरों से अलग नहीं था। लेकिन सिर्फ 3 दिन पहले अचानक आसमान से बैंगनी रंग की बिजली गिरी और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। जब वह जागा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसके दिमाग में एक अजीब और परिचित याद थी। इस स्मृति में वह पृथ्वी पर एक हुआ व्यक्ति प्रतीत होता था। जन्म, स्कूल, पढ़ाई, प्यार, काम, शादी और बच्चों से लेकर उन्होंने 30 से अधिक वर्षों का जीवन अनुभव किया और अंततः एक कार दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इन 3 दिनों में यांगहुआंग स्टार की स्मृति और पृथ्वी की स्मृति एक दूसरे से टकराई और विलीन हो गई, जिससे जियापिंग को सिरदर्द और भ्रमित अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ा। वह नहीं बता सका कि वह कहां है और यहां तक कि कक्षा में भी वह अचेतन अवस्था में था। हालांकि यह स्मृति समय लाभ के बिना नहीं है और दर्द व्यर्थ नहीं है। इससे उनका दिमाग काफी लचीला हो गया है और उनकी याददाश्त भी काफी मजबूत हो गई है। जब वह इसके बारे में सोचता है तो वह कई चीजें समझ सकता है और यह पहले जितना श्रमसाध्य नहीं है। क्या तुमने सुना? 5 महीने, तुम्हारे पास केवल 5 महीने हैं। एक युवा महिला कक्षा के मंच पर खड़ी थी, महिलाओं का सूट पहने हुए, उसकी आदर्श आकृति को रेखांकित करते हुए, और ऊपर का आग बेहद अद्भुत था। उसका चेहरा सुंदर था और उसने अपने सफेद और कोमल चेहरे पर काले किनारे वाला चश्मा पहन रखा था, जो उसके बौद्धिक आकर्षण को दर्शाता था। वह निश्चित रूप से एक खूबसूरत शाही बहन थी और अनगिनत पुरुष उस पर मुग्ध थे। वह जियापिंग की क्लास टीचर कियोक्स्यू है, जिन्हें सिस्टर कियो के नाम से जाना जाता है, और उनके पास अथाह मार्शल आर्ट खेती का आधार है। 5 महीने बाद ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय होगा, जो आपके जीवन का निर्धारण करेगा। क्लास टीचर कियोक्स्यू ने पोडियम को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और नीचे के छात्रों को सुंदर आंखों से देख रहे थे, जोश से भरे हुए थे। क्या आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या काम करने के लिए स्नातक हैं? अब आपको इन चीजों पर विचार करना चाहिए। मैं अगला प्रश्नावली भेजूंगा और आपकी भविष्य की जीवन योजना लिखूंगा। बेतरतीब ढंग से मत लिखो, समझे? शिक्षक, मेरे पास केवल मार्शल शिष्य के तीसरे स्वर की साधना का आधार है। क्या ऐसे परिणाम के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कठिन है? एक छात्रा ने खड़े होकर पूछा। यह परिणाम बहुत सामान्य है। होमरूम शिक्षक कियोक्स्यू ने सिर हिलाया। एक शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना असंभव है, लेकिन आप तीसरे स्तर के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का प्रयास कर सकते हैं। बेशक, यदि आप तुरंत काम शुरू करना चाहते हैं और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। क्योंकि समाज में श्रमिकों की भारी कमी है, आप किसी कंपनी में काम करना चुन सकते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और सभी प्रकार के राक्षस मांस खरीद सकते हैं। आप सभी प्रकार की स्प्रेड दवा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट की खेती बढ़ा सकते हैं। भविष्य में आप एक वास्तविक मार्शल आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। आपकी मासिक आय 10,000 से अधिक होगी और आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यदि जियापिंग एक पृथ्वीवासी होता तो वह निश्चित रूप से इन दो लोगों के बीच की बातचीत से भ्रमित हो जाता। हालांकि यांगहुआंग ग्रह के बारे में उनकी अपनी यादें थीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यांगहुआंग ग्रह पृथ्वी से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मार्शल आर्ट और तकनीक बेहद समृद्ध थी। मूल रूप से यांगहुआंग स्टार और पृथ्वी के बीच कोई अंतर नहीं था। बात बस इतनी थी कि इसका क्षेत्रफल पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा था और यह सैकड़ों देशों से घिरा हुआ था। गुलाम युग से लेकर सामंती युग और फिर आधुनिक समाज के पूंजीवादी युग तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ और मार्शल आर्ट की उपेक्षा की गई। लेकिन बदलाव 1000 साल पहले हुआ था। शांत यांगहुआंग ग्रह पर अचानक एक ब्लैक होल दिखाई दिया और उसमें से अजीब काली गैस निकली, जिसने एक पल में पूरे यांगहुआंग ग्रह को धर लिया। उस अजीब काली गैस में एक भयानक वायरस होता है। अब तक कोई नहीं जानता कि वायरस का सिद्धांत क्या है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बेहद भयानक है। जियापिंग ने इतिहास की किताब देखी। पूरा यांगहुआंग ग्रह रातों रात एक बड़ी आपदा में गिर गया। 50% आबादी मर गई और कमजोर शरीर वाले सभी इंसान मर गए। यहां तक कि इस वायरस के कारण यांगहुआंग ग्रह पर जानवरों और पौधों में पागलपन से उत्परिवर्तन हुआ। वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली, अजेय हो गए और बंदूकों और तोपों से घायल होना मुश्किल हो गया। इन्हें मिसाइलों से भी मारना मुश्किल था। इसके अलावा ये राक्षस तर्कहीन, रक्तपिपासु और क्रूर थे। इन राक्षसों के हाथों अनगिनत मनुष्यों की दुखद मृत्यु हो गई और जनसंख्या अचानक 40% कम हो गई। इसे प्रलय काल के नाम से जाना जाता था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर ऐसा होता तो जियापिंग का जन्म ही नहीं होता। हालांकि ये वायरस भयानक थे और उन्होंने उन जानवरों को पागलपन से विकसित किया, लेकिन उन्होंने यांगहुआंग ग्रह पर मनुष्यों के लिए बहुत लाभ भी पहुंचाया। एक एक करके उनके शरीर विकसित हुए। उसी समय यांगहुआंग ग्रह पर अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते थे और कई अति प्राचीन खंडहर दिखाई देते थे। इन अति प्राचीन खंडहरों से मनुष्यों ने प्राचीन काल से चली आ रही कुछ मार्शल आर्ट तकनीकों की खोज की। ये मार्शल आर्ट तकनीकें वास्तव में मनुष्यों को अधिक शक्तिशाली और विकसित बना सकती हैं। 100 कदम दिव्य मुट्ठी, पत्तियां तोड़कर लोगों को मारना, शून्य में चलना, 100 दुश्मनों से लड़ना, पहाड़ों को तोड़ना और पत्थरों को तोड़ना, पहाड़ों और नदियों को तोड़ना, दुनिया को बदलना, और इसी तरह एक वास्तविकता बन गई। भले ही मनुष्य हथियारों पर भरोसा न करें, फिर भी वे अकेले उन भयानक राक्षसों से लड़ सकते हैं और महामानव बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अति प्राचीन खंडहरों में न केवल शक्तिशाली और संपूर्ण मार्शल आर्ट तकनीकें थीं, बल्कि बेहद उन्नत तकनीक भी थी। इन चीजों को इंसानों ने तुरंत पचा लिया और अवशोषित कर लिया और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। खंडहरों से प्राप्त प्रौद्योगिकी और मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ मनुष्यों की ताकत बहुत बढ़ गई। उन्होंने उन उत्परिवर्तित राक्षसों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और मानव शहरों पर विजय प्राप्त की। सैकड़ों वर्षों के बाद वे अंततः पूरे ग्रह पर शासन करते हुए फिर से यांगहुआंग ग्रह के अधिपति बन गए। साथ ही देश एकीकृत हुआ और एक संघीय सरकार स्थापित की गई, जिसे 9 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जियापिंग ने इतिहास की किताब पढ़ी। 500 साल पहले जब मनुष्यों को यांगहुआंग ग्रह पर जीवित रहने की चिंता नहीं थी, संघीय सरकार ने प्रलय के स्रोत का पता लगाने के लिए, ब्लैक होल का पता लगाने के लिए अनगिनत मानव विशेषज्ञों को भेजना शुरू किया। हालांकि उन्हें प्रलय का कारण नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें ब्लैक होल के दूसरी तरफ एक विशाल दुनिया मिली। मनुष्यों ने इसे स्वर्गीय क्षेत्र का नाम दिया। उस दुनिया का क्षेत्रफल यांगहुआंग ग्रह से कई गुना बड़ा है और आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना सघन है। स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने हैं और यह मानव अस्तित्व के लिए बहुत उपयुक्त है। यह बस मानवीय सपनों का स्वर्ग है। स्वर्गीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में संसाधनों के साथ यांगहुआंग ग्रह की तकनीक तेजी से विकसित हुई है। आज 500 साल बाद यह मार्शल आर्ट और प्रौद्योगिकी की दुनिया बन गई है। हर कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है और मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। यही बात उस स्कूल के बारे में भी सच थी जहां जियापिंग ने पढ़ाई की थी। यांगहुआंग प्लेनेट पर लगभग हर छात्र पर खेती करने का दायित्व था और यह परीक्षा का हिस्सा भी बन गया। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो वे विश्वविद्यालय में बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे और यहां तक कि जीवित रहना भी मुश्किल होगा। अब वह हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में था और कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सामना कर रहा था। एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सक्षम होना किसी भी छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब बेहतर संसाधन, बेहतर खेती तकनीक और यहां तक कि बेहतर जीवन भी था। हाँ, इस इतिहास को पढ़ने के बाद जियापिंग की आंखें तुरंत दृढ़ हो गई। भूल जाओ, इतना सोचना बेकार है। चाहे मैं पृथ्वी पर जियापिंग हूं या यांगहुआंग ग्रह पर जियापिंग, संक्षेप में मैं दुनिया में अद्वितीय हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस दुनिया में रहता हूं, मैं एक अद्भुत जीवन जीना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचने के बाद उसे लगा कि उसके सिर दर्द के लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए हैं और अब कोई रुकावट नहीं है। वह स्मृति जो अचानक जागृत हो गई और वर्तमान स्मृति अब अलग नहीं हुई और पूरी तरह से एक साथ विलीन हो गई। इस समय उसके मन में बिना किसी भावना के एक धातु की आवाज सुनाई दी। डिंग। आत्मा का सम्मेलन पूरा हो गया है। सुपर हेडेड सिस्टम मेजबान से बंधा हुआ है। जियापिंग ने अपनी आंखें झपकाईं। सुपर हेडेड सिस्टम, वह किसी अन्य व्यक्ति की स्मृति के सम्मेलन से उबर नहीं पाया था और अब एक अजीब प्रणाली थी। यह क्या था? मेजबान। यह प्रणाली नफरत को आकर्षित करने में माहिर है। जब तक मेजबान को नफरत मिल सकती है, आप इसे अमृत, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने और यहां तक कि सिस्टम की दुकान में अद्वितीय तकनीकों के लिए बदल सकते हैं। जियापिंग ने पूछा, यह नफरत क्या है? तथाकथित नफरत जीवित प्राणियों की नकारात्मक भावनाएं हैं। जब तक मेजबान अन्य जीवित प्राणियों की नकारात्मक भावनाओं का कारण बन सकता है, तब तक आप नफरत प्राप्त कर सकते हैं।
जितना अधिक दूसरा पक्ष मेजबान से नफरत करेगा, ताकत उतनी ही मजबूत होगी, मेजबान को उतनी ही अधिक नफरत मिल सकती है। नफरत का स्तर भी उपहास, घृणा, हत्या के इरादे आदि में विभाजित है। नफरत खींच रहे हो। जियापिंग अवाक थी। यह व्यवस्था गड्ढे जैसी क्यों लगती है? यदि वह हर जगह नफरत फैलाता है, तो क्या वह सार्वजनिक आलोचना या सड़क के चूहे का निशाना नहीं बनेगा और हर कोई उसे कोसेगा? उस समय मुझे डर है कि वह गद्दार किन हुई से भी बदतर होगा। और इस नफरत को स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने, खेती की तकनीकों और गुप्त मैनुअल के बदले बदला जा सकता है। यह सही है या गलत, उसने वास्तविक चीज कभी नहीं देखी है और वह उस आवाज पर विश्वास नहीं कर सकता जो अचानक उसके दिमाग में उभरी। यदि आप कॉलेज जाना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्नातक होना चाहते हैं और काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। यह आपका जीवन है, मैं आपको चुनने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो आपको कभी पछताना नहीं चाहिए। सीधे आगे बढ़ें। इस समय पोडियम पर मुख्य शिक्षक कियुक्सू ने महिला छात्र को बैठने के लिए कहा और फिर वह आत्मा के लिए चिकन सूप डालते हुए जोर से चिल्लाई। हाँ, शिक्षक। छात्रों के एक समूह ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कियुक्सू को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने पाया कि कक्षा में एक छात्र अनुपस्थित दिमाग वाला लग रहा था। यह व्यक्ति जियापिंग था। उसने पूछा, जियापिंग, तुम खड़े हो जाओ और मुझे बताओ, भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? योजना। जियापिंग को तुरंत पता चल गया कि उसकी अनुपस्थित मानसिकता ने शिक्षक का ध्यान आकर्षित किया होगा। यह मुख्य अध्यापक एक नया अध्यापक है। वह केवल आधे साल से काम कर रहा है। वह कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है जो दशकों से पढ़ा रहे हो। वह आमतौर पर बहुत जिम्मेदार होता है और अक्सर उन छात्रों की निगरानी करता है जो कक्षा में गंभीर नहीं होते हैं। मूल रूप से वह बस यूं ही कहना चाहता था कि वह तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में जाना चाहता था, लेकिन उसने पलक झपकते ही इसके बारे में सोच लिया। इस अवसर का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए क्यों न किया जाए कि क्या यह सुपर हेटेड सिस्टम वास्तविक है। यह सोचते हुए जियापिंग उठ खड़ा हुआ और तुरंत कहा, मैं यानहुआंग विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मुख्य शिक्षक कियुक्सू सहित कक्षा के सभी छात्र अवाक रह गए। यानहुआंग विश्वविद्यालय क्या है? यह पूरे यानहुआंग ग्रह पर सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना अनगिनत मानव शहीदों द्वारा की गई थी। इसने कई मार्शल आर्ट पावर हाउस तैयार किए हैं। यानहुआंग विश्वविद्यालय के स्नातक जीवन के सभी क्षेत्रों से हैं। कुछ कंपनी अध्यक्ष हैं, कुछ सेना जनरल, मार्शल आदि के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक कि एक दर्जन से अधिक संघीय अध्यक्ष भी हैं। यह कहा जा सकता है कि जो कोई भी यानहुआंग विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकता है वह मानवता का गौरव है। पूरे 95वें हाई स्कूल में 5 से अधिक छात्र नहीं है जो यानहुआंग विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने के योग्य है। हर साल ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसे यानहुआंग विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जा सके। यदि किसी को प्रवेश दिया जा सकता है, तो पूरे स्कूल को बैनर लटकाना होगा, 3 दिन और 3 रात तक जश्न मनाना होगा, प्रत्येक माता पिता को सूचित करने के लिए संदेश भेजना होगा और यहाँ तक कि प्रत्येक छात्र को चिकन लेग भी मिलेगा। और जियापिंग सिर्फ एक साधारण छात्र है। तीसरी स्वर्गीय परत के साधना आधार के साथ उसके लिए तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में दाखिला लेना कठिन होगा। यानहुआंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेना तो दूर की बात है। अब यह बच्चा वास्तव में यह कहने का साहस कर रहा है कि वह यानहुआंग विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करना चाहता है। क्या वह पागल नहीं है? जियापिंग, क्या आप गंभीर हैं? क्योंकि जियापिंग का उत्तर बहुत डरावना था। मुख्य शिक्षक कियुक्सू ने कक्षा को गंभीरता से न लेने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन थोड़ा भ्रमित महसूस किया। जियापिंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, 5 महीनों में मैं यानहुआंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता हूँ। एक मार्शल आर्ट पावर हाउस बनना चाहता हूँ। 100 मिलियन से अधिक की वार्षिक आय करना चाहता हूँ। एक अमीर और सुंदर महिला से शादी करना चाहता हूँ और जीवन के शिखर पर जाना चाहता हूँ। अपने जीजाजी को अपने मार्शल आर्ट साधना आधार के साथ तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कठिन है और आप यानहुआंग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। अति आत्मविश्वासी मत बनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी सीमाएं कहां हैं। यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं, तो आप दिन भर बड़ी खबर बनाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप घोड़े के आगे गाड़ी रख रहे हैं? हर कोई थोड़ा ज्यादा है। एक नमकीन मछली के रूप में आपको अभी भी कुछ आदर्शों की जरूरत है। हो सकता है कि आप वास्तव में वापसी कर सकें। छात्रों के एक समूह ने जियापिंग का तिरस्कार किया। जियापिंग अविचल था। उन छात्रों में से एक की ओर देखते हुए जिन्होंने उनका मजाक उड़ाने का बीड़ा उठाया था, उन्होंने कहा, यांग वेई, तुम यह नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग जन्मजात अक्षम होते हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई दवा नहीं है। जियापिंग। छात्र यांग वेई की नाक टेढ़ी थी और उसने जियापिंग को घूरकर देखा। अगर उसने घुटने टेक कर भी सोचा, तो उसे पता था कि यह आदमी निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके नाम पर हंस रहा था और कह रहा था कि वह नपुंसक है। आमतौर पर उसका उपनाम मूल रूप से एक वर्जित है और कोई भी उसे इस तरह से बुलाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन जियापिंग ने वास्तव में पूरी कक्षा के सामने इन शब्दों को कहने की हिम्मत की। यह बहुत घृणित है। हाँ, वास्तव में यांग वेई नाम का कोई व्यक्ति है। आपके पिताजी क्या सोचते हैं? कोने में बैठा एक मोटा आदमी हंसा। उनके और यांग वेई के बीच कुछ विरोधाभास थे। अब जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष खुद को मूर्ख बना रहा है, तो उसने उसे मारने की कोई जल्दी नहीं की। गाओवान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम वही नहीं हो? जियापिंग ने आलसी से कहा। क्या बकवास है? फैटी गाओवान का चेहरा हरा हो गया। वह जोर से खड़ा हुआ और जियापिंग को गुस्से से देखा, जैसे वह इस आदमी को जिंदा खा जाना चाहता हो। बाकी छात्रों के चेहरे अजीब थे। आमतौर पर जियापिंग कक्षा में एक साधारण छात्र था। उसके ग्रेड अच्छे या बुरे नहीं थे और वह उत्कृष्ट नहीं था। उसे अपने अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आज वह लोगों को मारता हुआ क्यों दिख रहा है? वह बहुत सख्त था। यांग वेई थोड़ा भ्रमित थे। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी विशेष रूप से उसे निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन उसने आज बारूद खाया और जिसे भी देखा उस पर स्प्रे कर दिया। पर्याप्त। प्रधान शिक्षक कियुक्सू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से जियापिंग को देखा और आलोचना करते हुए कहा, जियापिंग, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? आप अन्य छात्रों को उपनाम कैसे दे सकते हैं? आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि दूसरे कैसे दिखते हैं। जियापिंग ने सिर हिलाया और कहा, शिक्षक सही है, मुझे इस पर विचार करना होगा। वाह, आप धमकाने वाले लोग। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। होमरूम शिक्षक की बातें सुनकर यांग वेई का चेहरा हरा हो गया। वह तुरंत टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह उस लड़की की तरह था जिसे धमकाया जा रहा था। उसने अपना बट बाहर निकाला और स्टूल को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर वह रोते हुए कक्षा से बाहर चला गया। प्रधान अध्यापिका कियुक्सू शर्मा गई और उन्हें पता चल गया कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। वह यांग वेई को वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत तेजी से भागा और तुरंत कक्षा से बाहर चला गया। वह उसे रोक नहीं सकी। जियापिंग, उसने जियापिंग को गुस्से से देखा। यह उस कमीने की गलती है जो ऐसा हुआ। जियापिंग ने अपने हाथ फैलाए। वह बहुत मासूम महसूस करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता इतनी खराब होगी। बाहर निकलो, तुरंत बाहर निकलो और मेरे लिए इस पर विचार करो। मुख्य शिक्षक कियुक्सू ने जियापिंग की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा। शिक्षण भवन की छत पर अभी भी सुबह के 10 बजे थे और छात्र कक्षा में थे। छत पर कोई नहीं था और जियापिंग ने मुख्य शिक्षक कियुक्सू द्वारा कक्षा से बाहर निकाले जाने का फायदा उठाया और सुपर नफरत प्रणाली की अचानक उपस्थिति का अध्ययन करने के लिए छत पर चली गई। सिस्टम, तुरंत बाहर आओ। जियापिंग ने सोचा, क्या तुमने नहीं कहा कि मुझे नफरत मिल सकती है? मुझे कितनी नफरत मिली। अभी उसने थोड़ी कोशिश की और अपने पिछले जीवन की ताने बाने की क्षमता को थोड़ा दिखाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका प्रभाव चार्ट से हट जाएगा। वह अचानक पूरी कक्षा का सार्वजनिक दुश्मन बन गया और यहाँ तक कि एक सहपाठी को रुला दिया। यदि इस कदम का कोई असर नहीं हुआ, तो वह बस एक घृणित व्यक्ति बन जाएगा। मेजबान, इस बार आपको कुल 120 घृणा अंक मिले। उसके मन से एक ठंडी सिस्टम आवाज निकली। पहली बार सिस्टम को सक्रिय करते हुए सिस्टम उपहार पैक में रहस्यमय साधना पद्धति प्योर यांग इमोर्टल आर्ट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। रहस्यमय साधना विधि, शुद्ध यांग अमर कला, यह क्या है? जियापिंग ने अपनी आंखें झपकाईं। सिस्टम की आवाज में कोई भावना नहीं थी। क्या आप सिस्टम उपहार पैक स्वीकार करते हैं? स्वीकार करना। जियापिंग ने सहज रूप से स्वीकार करना चुना। गड़गड़ाहट टिल्डर। इस समय जियापिंग के दिमाग में ज्वार की तरह तुरंत भारी मात्रा में जानकारी पैदा हो गई और उसे लगा कि उसकी आत्मा शून्यता की जगह में खींची गई है और इस जगह में एक सफेद आकृति दिखाई देने लगी। यह आकृति पालती मारकर बैठी थी और उसके शरीर में सुनहरे मध्याह्न रेखाएं दिखाई दी, जो स्पष्ट रूप से इस रहस्य को दिखा रही थी कि यह रहस्यमय साधना पद्धति कैसे काम करती है। कोई रास्ता नहीं। यह शुद्ध यांग अमर कला वास्तव में एक शीर्ष मार्शल आर्ट साधना पद्धति है। ये कैसे संभव है? जियापिंग अपनी आंखों के सदमे को छिपा नहीं सका।
यहाँ तक कि यानहुआंग स्टार में जहाँ मार्शल आर्ट फल फूल रहा है, शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट खेती तकनीक बेहद दुर्लभ है। केवल वे शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार या सुपर प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय ही उन्हें सीख सकते हैं। आम लोग केवल फेडरेशन द्वारा जारी बुनियादी श्वास और श्वास तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। उनके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की दयनीय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत कठिन है। अंतर इतना बड़ा होने का कारण यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बुनियादी श्वास साधना पद्धति की दक्षता बेहद कम है। शीर्ष मार्शल आर्ट साधना पद्धति की तुलना में बहुत कम है। यदि बुनियादी श्वास साधना विधि की दक्षता 1 है, तो शीर्ष साधना विधि की दक्षता 100 या 1000 भी हो सकती है। अंतर बहुत बड़ा है। समान प्रतिभा वाले लोगों के लिए यदि वे अलग अलग मार्शल आर्ट की खेती के तरीकों की खेती करते हैं, तो समय के साथ अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे यह देखा जा सकता है कि मार्शल आर्ट की सर्वोत्तम साधना विधियां कितनी मूल्यवान थीं। क्या यह सर्वोच्च मार्शल आर्ट तकनीक असली है या नकली? जियापिंग थोड़ा संदिग्ध होने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि शुद्ध यांग अमर कला की शुरुआत के अनुसार जब कला प्रसारित होती थी तो यह ब्रह्मांड में बदल जाती थी, सूर्य और आकाश के सार को निगल जाती थी, शरीर को गलाती थी, इसे शरीर में मिला देती थी, शरीर को जला देती थी और एक शाश्वत और अविनाशी शरीर का निर्माण करती थी। इसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। सूर्य का सार कितना भयानक था। साधारण मार्शल आर्ट विशेषज्ञ तुरंत आग का गोला बन जाएंगे और थोड़ा सा सोखकर जलकर राख हो जाएंगे। यहाँ तक कि कतरा भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल दाओ ग्रैंडमास्टर भी सूर्य के सार को यूं ही छूने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि इस साधना तकनीक ने शुरू से ही किसी के शरीर को मजबूत करने के लिए सूर्य के सार को निगल लिया। यदि यह सत्य होता तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक उच्च कोटि की साधना तकनीक थी। हालांकि जियापिंग थोड़ा सा शंकित था। उसकी आंखें जल्दी ही दृढ़ हो गईं। यह एक मौका है, यह असली है या नकली, एक बार आजमाने पर हमें पता चल जाएगा। किसी भी स्थिति में अगर कोई खतरा होगा तो हम तुरंत खेती करना बंद कर देंगे। यह विचार मन में लेकर वह पैर मोड़कर बैठ गया और सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार खेती करने लगा। बूम! सिस्टम की शुरुआत के साथ ऐसा लगता है कि जियापिंग ने इस खेती तकनीक को हजारों बार विकसित किया है। वह इससे अतुलनीय रूप से परिचित थे। एक क्षण में वह ध्यान की अवस्था में आ गए। उनका पूरा शरीर प्रकृति के साथ एक हो गया था और उनका मन एक अलौकिक स्थिति में था। जैसे जैसे उन्होंने खेती की, उनका शरीर एक ब्लैक होल में बदल गया। आकाश से गिरने वाला सूर्य का सार आग के गोले में बदल गया और उसके मध्याह्न रेखा से बहता हुआ उसके छिद्रों में प्रवेश कर गया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जियापिंग की खेती करने के तरीके को देखता तो वे निश्चित रूप से आधे से ज्यादा डर जाते, क्योंकि जियापिंग को केंद्र में रखते हुए उसके आसपास का 10 मीटर का क्षेत्र एक ब्लैक होल में बदल गया था। इस क्षेत्र के निकट आने वाली कोई भी सूर्य की रोशनी उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी। हवा भी रुक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय यहीं रुक गया हो। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। बूम! जियापिंग का शरीर कांप उठा। उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक घूमती हुई वायुधारा उगल दी। एक तेज तीर की तरह उसने हवा को चीर दिया और इमारत के सामने संगमरमर की दीवार पर धमाके के साथ बमबारी की। एक क्लिक के साथ संगमरमर की दीवार में मुट्ठी के आकार का छेद हो गया और बाहर से सूरज की रोशनी की किरण चमक उठी। यदि यह पृथ्वी पर होता तो यह सांस एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होती। इसे निश्चित रूप से सांस की मार कहा जा सकता है। उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की, जैसे कि उसकी आंखों की पुतलियों में 2 आग की लपटें घूम रही हों, जो बहुत देर तक बुझने तक चमकदार रोशनी बिखेरती रहीं। मार्शल आर्ट की चौथी स्वर्गीय परत। पहली बार जब मैंने इस साधना तकनीक का अभ्यास किया तो इसने वास्तव में मुझे मध्याह्न रेखा को पार करने और मार्शल आर्ट की चौथी स्वर्गीय परत को बढ़ावा देने में मदद की। यह एक शीर्ष साधना तकनीक होने के योग्य है। यह बहुत शक्तिशाली है, जियापिंग ने भावुक होकर कहा। उन्होंने 18 वर्षों तक कड़ी मेहनत की और केवल अपनी खेती को मार्शल आर्ट की तीसरी स्वर्गीय परत तक बढ़ाया। हालांकि इस शुद्ध यांग अमर कला को विकसित करने के बाद उन्हें 2 घंटे में मार्शल आर्ट की चौथी स्वर्गीय परत में पदोन्नत किया गया। यह परिणाम कक्षा में भी सामान्य श्रेणी से हटकर औसत स्तर से ऊपर माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि शुद्ध यांग अमर कला कितनी अद्भुत है। मार्शल आर्ट के दायरे से बाहर निकलना उतना आसान नहीं लगता। जियापिंग खड़ा हुआ, मजबूती से खड़ा रहा, अपनी कमर घुमाई और मुक्का मारा। एक शक्तिशाली शक्ति उसके पैरों, कमर, भुजाओं और फिर उसकी मुट्ठी तक इंच दर इंच पार कर गई। एक धमाके के साथ उसकी मुट्ठी उसके सामने संगमरमर की दीवार से टकराई। तोफों को छेदने जितना आसान। तुरंत दीवार पर 7 या 8 सेंटीमीटर गहरा मुक्का का निशान दिखाई दिया और बजरी नीचे गिर गई। कितनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति है। जियापिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके विचार तीव्र हो गए। किसी को पता होना चाहिए कि उसने अभी अपने शरीर में सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं किया है। वह सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर है, लेकिन एक मुक्का आसानी से दीवार में घुस सकता है और उसकी मुट्ठी सुरक्षित थी। और यह अभी भी उनका पहली बार खेती है। यदि भविष्य में उसकी साधना धीरे धीरे गहरी होती गई तो वह कितना भयानक होगा। उन्हें धरती का महामानव कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। निसंदेह उन मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टरों की तुलना में जो पृथ्वी पर मुक्का मार सकते हैं और शून्य में चल सकते हैं, वह नहीं जानते कि वह कितनी दूर है। बड़बड़ाना टिलर टिलर। इस समय जियापिंग के पेट से धूल की आवाज निकली। उसने 2 घंटे तक खेती की थी और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह सचमुच भूखा था। चलो कैफेटेरिया में खाना खाने चलते हैं। जियापिंग इमारत के शीर्ष तक चला गया। दोपहर के भोजन का समय भी हो गया था, क्योंकि तियानशुई सिटी 95वां हाई स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक है और वे बीच में घर नहीं जा सकते। अधिकांश छात्र स्कूल कैफेटेरिया में खाना खाएंगे। बेशक कुछ छात्र खाने के लिए स्कूल में अपना खाना स्वयं लाना चुनते हैं। जियापिंग कैफेटेरिया में आया, 5 या 6 संघीय सिक्के खर्च किए, 2 व्यंजन खरीदे, एक सफेद चावल मांगा और बैठने के लिए एक खाली सीट पाई। खुशी से खाना चाहता था जियापिंग। इसी समय एक परिचित आवाज आई। जियापिंग ने ऊपर देखा और पाया कि यह यांग वेई थी। वह उदास चेहरे, थोड़े दांत पीसते हुए जियापिंग को देख रहा था। ओह यांग वेई, यह एक संयोग है। आप भोजन करने के लिए डाइनिंग हॉल में आए हैं। जियापिंग ने यांग वेई को बधाई दी। यांग वेई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह कोई संयोग नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। विशेष रूप से मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। जियापिंग ने उसकी शुद्ध आंखों पर थप्पड़ मारा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? यह देखकर मानो कुछ हुआ ही नहीं। यांग वेई की नाक हतोत्साहित हो गई। उसने गुस्से से कहा, मुझे लहसुन मत दो। यह मत सोचो कि मैं अब क्लास में जो हुआ उसे भूल जाऊंगा। उसने जियापिंग को घूरकर देखा और वह बस इन बच्चों को खाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बेशर्म ने खुद को एक उपनाम दिया था, जिसके कारण वह अन्य छात्रों से अलग दिखता था। यह एहसास बेहद असहज है, जैसे कि वह एक दुर्लभ जानवर बन गया हो और उसने सुना कि उसके आसपास के छात्र फुसफुसा रहे थे। उसे लगा कि वह खुद पर हंस रहा है। इसलिए वह जियापिंग से और भी अधिक नफरत करता था। अगर उसने उस कमीने को नहीं पीटा तो उसकी नफरत को खत्म करना मुश्किल होगा। आज कक्षा में क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जियापिंग इसके बारे में सोच रही है। यह पता चला है कि आप आकर मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। दरअसल आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपना हाथ लहराया और एक बड़ा रूप प्रकट किया। कौन आ रहा है तुमसे माफी मांगने? मुझे यहाँ धोखा मत दो। यांग वेई इतने गुस्से में थे कि उनकी नाक से धुआं निकलने लगा। उन्होंने खुद का उपहास किया और खुद को एक उपनाम दिया, जिसके कारण उन्हें अपने सहपाठियों से बहुत अपमानित होना पड़ा। मुंह तोड़ जवाब। उन्होंने इसे खुद से माफी मांगने नहीं दिया है। दरअसल वह सोचता है कि वह उससे माफी मांगना चाहता है। यह बच्चा सोचता है कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए। माफी नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं? जियापिंग ने आंखें सिकोड़ ली। फॉर्टिंग, कौन आपको इस बेशर्म व्यक्ति को खाने के लिए आमंत्रित करना चाहेगा? भले ही वह कुत्ते को खाना खिला रहा हो, वह आपसे इस कमीने को खाने के लिए नहीं कहेगा। यांग वेई कुछ नहीं कह सकता। वह नहीं जानता कि इस कमीने के साथ कैसे संवाद किया जाए। चुप करना। इसी समय 2 मीटर लंबा और काले भालू जैसा मजबूत एक युवक जुल्म का घातक एहसास कराता हुआ पहाड़ी की तरह बाहर आया। उन्होंने जियापिंग की ओर देखा और उपहास किया। क्या आपको लगता है कि जब वह चला जाएगा तो वह अपनी गलती छिपा सकता है? शैक्षणिक प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसने लाभ कमाना सीख लिया है। क्या तुम्हारी मौसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि शिष्टता क्या होती है? बस किसी को एक उपनाम दें और कक्षा में अपने सहपाठियों को अपमानित करें। क्या यह आपका शिक्षक है? उद्धरण चिन्ह। उनकी बातें बहुत विभत्स हैं। मेरे 18 साल के जीवन में मेरी चाची ने मुझे केवल एक ही चीज सिखाई, वह है मेरे दांत लौटाना। जियापिंग ने पलकें झपकाई और 2 मीटर ऊंचे मांसल पक्षी को घूरकर देखा। मजबूत आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने सफेद दांत दिखाते हुए चलाया। यह थोड़ा अर्थपूर्ण है, लेकिन मैं अभी भी अपने दांत छोड़ने की हिम्मत करता हूं और मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास यह क्षमता है।
जिस तरह से हम संघर्षों को सुलझाते हैं वह बहुत सरल है, यानी खेलना मजबूत सम्मान है। आप और मैं गेम खेलने के लिए ड्रैगन स्टेशन जाते हैं। जब तक तुम मुझे जीतोगे यह मामला खारिज हो जाएगा और हमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई खेल खेल रहे हो? जिया पिंग की आंखें चमक उठी, क्योंकि दुनिया में मार्शल आर्ट फल फूल रहा था। हर छात्र मार्शल आर्ट जानता था और सभी युवा छात्र खून से लथपथ थे और उन्होंने एक शब्द में लड़ना शुरू कर दिया, जिससे स्कूल में गंभीर संघर्ष हुआ। इस समस्या को हल करने के लिए स्कूल ने फिलोगेटाई की स्थापना की, ताकि विरोधाभास वाले छात्र शरीर की प्रतिभा के साथ खेल सकें और निश्चित रूप से कुछ छात्र एक दूसरे से सीखने के लिए ड्रैगन स्टेशन भी जाएंगे। यही कारण है कि स्कूल द्वारा निजी लड़ाई की अनुमति नहीं दी जाती है और इसकी सख्त मनाही है। एक बार इसका पता चलने पर इसकी स्थिति की परवाह किए बिना इसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए इस बहादुर आदमी ने जिया पिंग की परेशानियों को देखने की हिम्मत नहीं की। वह उसे केवल ड्रैगन स्टेशन पर जाने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित कर सकता था। और जिया पिंग की परेशानियों की तलाश कर रहे लोगों का एक समूह और जल्द ही आसपास के छात्रों द्वारा पाया गया। सभी इस ओर देख रहे हैं। देखो, कुछ लोग ड्रैगन स्टेशन पर खेलना चाहते हैं और वहां एक अच्छा शो है। क्या 2 मीटर ऊंचा वह भालू एक बदमाश नहीं है? असल में कोई उससे परेशान था। वह व्यक्ति वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। जियोंग स्वर्ग, वह उच्च 3 या 6 वर्ग है। काले भालू का उपनाम एक प्राकृतिक शक्ति, एक मुक्का, एक बल है। 1000 पाउंड से अधिक, विश्व 5 स्वर्गों में से सबसे मजबूत तक पहुंचने के लिए मरम्मत की गई है। हाँ, वह काला भालू है। उसने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया। ऐसे कई छात्र थे जिनका उसके साथ झगड़ा हुआ था। वे ड्रैगन स्टेशन गए और 5 या 6 पसलियों से बाधित हो गए। वे पूरे 1 महीने तक अपना ख्याल नहीं रख सके। हाँ, मैंने इस घटना के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि एक और छात्र पर मनोवैज्ञानिक साया पड़ा है और उसने स्कूल छोड़ दिया है। यह भयानक है। बच्चे को भालू ने घूरकर देखा था। यह वास्तव में 3 साल का बच्चा है। कई छात्र इस बारे में बात कर रहे हैं। जिया पिंग की अभिव्यक्ति को देखना एक उत्साहपूर्ण दृश्य है। क्या हुआ? क्या तुम डरे हुए हो? जियोंग बातियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुस्कुराते हुए जिया पिंग की ओर देखा। यदि आप घुटने टेकते हैं और दया मांगते हैं तो मैं आपको अपनी पैंट के माध्यम से एक बार भी माफ नहीं कर सकता। बेशक एक बार फिर, अगर आप आश्वस्त नहीं हैं, मैं आपको एक बार देखूंगा और आप 3 महीने तक अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। डरना? जिया पिंग मुस्कुराई। मैं तुमसे डरूंगा? बड़े मूर्ख, बड़ा मूर्ख। आसपास के सभी छात्र स्तब्ध हैं और यहाँ तक कि यांग वेई को भी ईर्ष्या हो रही है। तो क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियोंग बातियान वुडियन 5 हेवंस का एक योद्धा है। उसके पास एक प्राकृतिक शक्ति है और उसकी शक्ति गड़बड़ है। हालांकि इसने वास्तव में यह कहने का साहस किया कि भालू के भालू सिर्फ मूर्ख हैं। क्या यह बच्चा पागल है? जिया पिंग। जियोंग बा की नाकों पर धुआं था। उसकी आंखें लाल थीं और किसी ने भी खुद को बेवकूफ बड़ा आदमी कहने की हिम्मत नहीं की। किसी ने नहीं। अगर ऐसा था तो उसे आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। लेकिन इस बच्चे ने वास्तव में यह कहने का साहस किया। यह बस यह नहीं जानता कि कैसे जीना और मरना है। आपको ड्रैगन स्टेशन जाने का वादा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीड़ित यांग वेई है, क्या वह वादा करेगा? जिया पिंग ने हल्के से कहा। यांग वेई ने तुरंत कहा, मैंने वादा किया था कि जब तक आपने जियोंग बिग ब्रदर से वादा किया है तब तक यह मामला रद्द कर दिया जाएगा और हम फिर कभी आपके पास नहीं आएंगे। इस तरह की चीज के लिए वह इसके लिए पूछ ही नहीं सकता। इस बेशर्म को ड्रैगन स्टेशन पर होना चाहिए और अच्छा खाना सिखाया जाना चाहिए। संक्षेप में, जियोंग बतियान और अन्य लोगों को तेजी से जाते देख दर्शक भी चले गए, लेकिन यह मामला तेजी से स्कूल के सभी हिस्सों में फैल गया, खासकर जिया पिंग की कक्षा 36 तक। मूल रूप से सभी को इसके बारे में पता था। आखिरकार इसमें शामिल व्यक्ति उनकी कक्षा का सदस्य था, इसलिए इस पर ध्यान न देना असंभव था। हालांकि जिया पिंग की अभिव्यक्ति बहुत उदासीन थी। कैफेटेरिया में खाना खाने के बाद वह फिर से शिक्षण भवन की छत पर गया। दोपहर की कक्षा शुरू होने में अभी भी आधे घंटे से अधिक समय बाकी था और वह सुपर हेडेड सिस्टम का अध्ययन जारी रखना चाहता था। सिस्टम, आपने पहले कहा था कि घृणा बिंदुओं का आदान प्रदान वस्तुओं से किया जा सकता है। मैं उनका आदान प्रदान कैसे करूं? जिया पिंग ने पूछा। एक डिंग के साथ एक आभासी पैनल अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुआ। उस पर एक दुकान दिखाई दी जिसमें हथियार, गोलियां, मार्शल आर्ट की खेती के तरीके, मार्शल आर्ट कौशल आदि सूचीबद्ध थे, जैसे कि यह एक ऑनलाइन दुकान थी जो कुछ भी खरीद सकती थी। मेजबान, जब तक मेजबान के पास पर्याप्त घृणा बिंदु हैं, आप उपरोक्त चीजें खरीद सकते हैं। सिस्टम की आवाज आई। जिया पिंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ। मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। अपने दिमाग से उसने तुरंत मार्शल आर्ट साधना विधि वाले कॉलम पर क्लिक किया और अचानक एक पेज खुल गया। तुरंत मार्शल आर्ट की खेती के तरीकों की एक श्रृंखला इस पर सूचीबद्ध की गई। महान सम्राट धर्मग्रंथ, ग्रेट गॉड टियर, मूल्य 10 अरब घृणा बिंदु। शून्य धर्मग्रंथ, ग्रेट गॉड टियर, कीमत 10 अरब घृणा अंक। निगलने वाली स्टार कला, ग्रेट गॉड टियर, कीमत 10 बिलियन घृणा बिंदु। डेविल हिल डार्क एम्ब्रियो स्क्रिप्चर, ग्रेट गॉड टियर, कीमत 9 बिलियन घृणा अंक। यिन यांग लाइफ एंड डेथ सीक्रेट आर्ट, ग्रेट गॉड टियर, कीमत 8 बिलियन घृणा अंक। उपरोक्त कीमत देखकर जिया पिंग अवाक रह गई। वह करोड़ों नफरत के बिंदु कैसे खरीद सकता है? उसने अपने मन में मौजूद घृणा बिंदुओं को देखा। यह केवल 120 था। मुझे डर है कि वह पैर के बालों का एक कतरा भी नहीं खरीद सका। इसे भूल जाओ, मेरे पास पहले से ही शुद्ध यांग अमर कला है। मार्शल आर्ट की खेती के तरीकों को देखना बेकार है। मार्शल आर्ट कौशल को देखना बेहतर है। जिया पिंग की आंखें चमक उठी। मार्शल आर्ट की खेती के तरीके नींव थे। वे शरीर को संयमित कर सकते थे, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे और मानव शरीर को एक सुपरमैन में विकसित कर सकते थे। लेकिन मार्शल आर्ट कौशल सर्वोच्च कौशल थे जो महान शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। मार्शल आर्ट कौशल जितना शक्तिशाली था उतना ही भयानक भी था। उदाहरण के लिए, कुछ मार्शल आर्ट कौशल केवल 100 जिन ताकत और 100 जिन विनाशकारी शक्ति लगा सकते हैं, लेकिन एक शानदार मार्शल आर्ट कौशल 100 जिन ताकत बना सकता है और हजारों जिन विनाशकारी शक्ति लगा सकता है। यह था मार्शल आर्ट कौशल में अंतर। बेशक मार्शल कौशल जितना अधिक शक्तिशाली था, उसे सफलतापूर्वक विकसित करना उतना ही कठिन था। यह सोचकर उसने मन ही मन मार्शल स्किल्स वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया। एक और पेज खुल गया जिसमें अनगिनत रहस्यमय और शक्तिशाली मार्शल कौशल मैनुअल सूचीबद्ध थे। महान उजाड़ कैद स्वर्गीय मोहर, ग्रेट भगवान स्तर, कीमत 10 अरब घृणा अंक। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी, ग्रेट ईश्वर स्तर, कीमत 10 अरब घृणा अंक। अमर हत्या तलवार तकनीक, ग्रेट गॉड लेवल, कीमत 9 अरब घृणा अंक। 8 उजाड़ 6 बंद पाम, ग्रेट भगवान स्तर, कीमत 8 बिलियन घृणा अंक। शून्य स्थानांतरण चरण, ग्रेट ईश्वर स्तर, मूल्य 7.5 बिलियन घृणा अंक। जिया पिंग अवाक थी। जब उन्होंने इस मार्शल आर्ट तकनीक का नाम देखा तो उन्हें पता चला कि यह कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इन्हें केवल देखा जा सकता था, छुआ नहीं जा सकता था। अरबों घृणा अंक आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे, भले ही उसने उसे मार डाला हो। और उसने एक नक्शा तोप स्थापित करने और पूरी कक्षा को परेशान करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे केवल 120 नफरत वाले अंक मिले। यदि वह अरबों घृणा अंक प्राप्त करना चाहता तो इसमें कितना समय लगेगा? चिंता मत करो मेजबान। सिस्टम जिया पिंग के विचारों को समझता प्रतीत होता है। जब तक मेजबान कड़ी मेहनत करता रहता है और समय के साथ जमा होता रहता है, मेरा मानना है कि 10 अरबों घृणा अंक प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। उस समय आप अपनी इच्छानुसार मॉल में सभी खजाने खरीद सकते हैं। बकवास, यह कहना आसान है। जिया पिंग के मुंह का कोना हिल गया। 10 अरब घृणा अंक प्राप्त करने में कितना समय लगता है, इसका उल्लेख करने की बात नहीं है। केवल घृणा अंक प्राप्त करने का मामला बहुत भ्रामक है। केवल 120 घृणा बिंदुओं ने उसे पूरे वर्ग का सार्वजनिक दुश्मन बना दिया और यहां तक कि यांग वेई के प्रतिशोध को भी आकर्षित किया। यदि उसे 10 अरब घृणा बिंदु मिले तो वह कितने शत्रुओं को भड़काएगा? उसने अपने हृदय में ध्यानपूर्वक गणना की। यदि वह 10 अरब घृणा अंक प्राप्त करना चाहता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यांग स्टार में हर कोई उससे नफरत करता है। उस समय यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पूरी दुनिया का दुश्मन है। जब उसने सोचा कि पूरा ग्रह उसका दुश्मन है, दुश्मनों का एक समूह बदला लेने के लिए, उसके परिवार को मारने के लिए, उसे ढूंढने के लिए चिल्ला रहा था, तो उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। भूल जाओ, फिलहाल मुझे इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। जिया पिंग ने पलक झपकते ही सोचा, वास्तव में मुझे 10 अरब घृणा बिंदुओं की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं अपनी जरूरत की चीजों का आदान प्रदान कर सकता हूं, यह पूरी तरह से पर्याप्त है। यदि यह सिर्फ सामान्य सामान है तो उन्हें अपमानित करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि यह प्रणाली बहुत खतरनाक है, दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं और यह अक्सर दुश्मनों को उकसाता है, लेकिन अगर इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो यह उसे मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने में मदद भी कर सकता है।
हालांकि मेजबान फिलहाल इतना महंगा सामान नहीं खरीद सकता, लेकिन मॉल में कुछ सस्ते सामान भी हैं जो फिलहाल मेजबान की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, सिस्टम ने कहा। सुनने के बाद जियापिंग ने तुरंत कहा, मार्शल आर्ट उत्पादों को निम्न से उच्च तक सूचीबद्ध करें। एक डिंग ध्वनि के साथ मार्शल आर्ट पृष्ठ तुरंत बदल दिया गया और कुछ सस्ते मार्शल आर्ट दिखाई दिए। सबसे सस्ते 5 प्रेरणा बिंदु थे, जैसे कि बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक आदि, जो सभी मार्शल आर्ट है जिन्हें हर जगह देखा जा सकता है। इस 5 फॉर्म्स फिस्ट को वास्तव में 100 प्रेरणा बिंदुओं की आवश्यकता है, क्यों? जियापिंग ने तुरंत मार्शल आर्ट में से एक पर ध्यान दिया, जिसे 5 फॉर्म्स फिस्ट कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल है जो एक प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा बनाया गया था, जिसने बाघ, वाइपर, वानर, क्रेन, टायरानोसोरस और अन्य जानवरों का अवलोकन किया था। इसमें अनगिनत युद्ध कौशल है और यह शक्तिशाली है। यह स्कूल में भी एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है। इसे प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य सीखना चाहिए। इसे एक बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसे सिस्टम मॉल में 100 प्रेरणा बिंदु बेचने की आवश्यकता है, जो बहुत अतिरंजित है। क्योंकि सिस्टम मार्शल आर्ट कौशल बेचता है, यह ज्ञानोदय है, यह विरासत है। सिस्टम ने कहा, साधारण मार्शल आर्ट कौशल के लिए मेजबान को खुद को समझने, कड़ी मेहनत करने और व्यवहारिक होने की आवश्यकता होती है, लेकिन सिस्टम द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट कौशल को ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक पल में मार्शल आर्ट कौशल की स्मृति को स्थापित करता है, मेजबान के शरीर में एकीकृत होता है और मेजबान को इसे एक पल में सीखने देता है, जैसे कि एक मार्शल आर्ट मास्टर जिसने कई वर्षों तक अभ्यास किया है। शुद्ध यांग अमर कला पहले इस तरह थी। उद्धरण चिन्ह। क्या जियापिंग हैरान थी? यदि ऐसा होता तो यह वास्तव में पैसे के लायक होता। यदि वह इसे एक पल में सीख सके तो यह 10 साल के प्रशिक्षण को बचाने के बराबर होगा और लाभ अकल्पनीय होगा। मैं इसे खरीदूंगा, जियापिंग ने तुरंत कहा। सिस्टम ने कहा, हाँ मेजबान। जैसे ही आवाज गिरी, जियापिंग के दिमाग में तुरंत एक बड़ा गर्म प्रवाह आया और तुरंत उसकी आत्मा को एक सफेद जगह में खींच लिया गया जिसमें कुछ भी नहीं था। उसके हाथ और पैर किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा नियंत्रित लग रहे थे और वह तुरंत चला गया। बाघ, सांप, वानर, सफेद सारस, टायरानोसोरस और अन्य मुद्राएं एक एक करके प्रदर्शित की गईं और उसका शरीर हवा की तरह था। मानो इस समय वह एक बाघ, सांप, वानर, सफेद सारस, टायरानोसोरस और अन्य भयंकर जानवरों में बदल गया था, जिससे एक भयानक जानवर की आभा निकल रही थी और उसकी मुट्ठी और पैर एक ही समय में हिल रहे थे। बैंग बैंग बैंग। तुरंत हवा में विस्फोटों की आवाज आई और उसने मुक्का मारा, मानो उसने हवाई विस्फोट किया हो, और शक्ति बेहद भयानक थी। इस तरह उन्होंने इस सफेद जगह में कम से कम दशकों तक साधना जारी रखी, जब तक कि 5 फॉर्म्स फिस्ट का अभ्यास चरम सीमा तक नहीं हो गया और पूर्णता के दायरे तक नहीं पहुंच गया। एक झटके से अंतरिक्ष बिखर गया और फिर उसकी आत्मा बाहर निकाली गई और फिर से शरीर में वापस आ गई। लगभग दोपहर की कक्षा का समय हो गया था। जियापिंग इमारत के ऊपर से नीचे चला गया और हाई स्कूल कक्षा की ओर चला गया। जब वह कक्षा के पास जाने वाला था तो उसे अचानक 2 लोगों ने रोक लिया। उसने पलटकर तुरंत देखा कि जिन 2 लोगों ने उसे रोका था वे दोनों महिलाएं थीं। एक सुंदर और सुंदर था, 1.54 मीटर लंबा, सिर से पैर तक प्रसिद्ध ब्रांडों के कपड़े पहने हुए, एक महान आभा प्रकट कर रहा था। देखने से पता चलता है कि उनका बैकग्राउंड काफी बेहतर था। जियापिंग ने इस महिला को पहचान लिया। उसका नाम लियांग जियाओसुए था। वह उसकी सहपाठी थी। वह सचमुच एक अमीर और खूबसूरत महिला थी। वह कभी भी कक्षा में छात्रों को अपनी नजरों में नहीं रखती थी और उनसे बहुत कम बात करती थी। जहां तक दूसरे की बात है, वह ठंडी और सुंदर शक्ल वाली थी। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपरी शरीर का कव बहुत चौंकाने वाला था। देखने में तो वह कम से कम डी कप लग रही थी। उसके शरीर के निचले आधे हिस्से में उसने जींस पहन रखी थी, जिसमें से उसकी पतली टांगें दिख रही थीं। उन्होंने सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे। जियापिंग भी उसे जानता था। वह हाई स्कूल कक्षा की क्लास लीडर जियांग यारू थी। वह क्लास फ्लावर थी। स्कूल में उनकी बहुत लोकप्रियता थी। उनका शैक्षणिक प्रदर्शन और मार्शल आर्ट प्रतिभा भी उत्कृष्ट थी। उसे देवी कहा जा सकता था और अनगिनत लोग उसका अनुसरण करते थे। वहीं वह और जियापिंग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वे पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। जियापिंग, मैंने सुना है कि आप जियोंग बटियन के साथ फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस पर जाने की योजना बना रहे हैं। जियांग यारू ने जियापिंग की ओर देखा। जियापिंग ने सिर हिलाया। हाँ, आप जियोंग बटियन के साथ फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस पर जाने के लिए क्यों सहमत हुए? जियांग यारू ने जियापिंग की आंखों में देखा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। क्या आप जानते हैं कि जियोंग बटियन ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ तुच्छ व्यवहार किया जा सकता है? उनके पास 5वीं स्वर्गीय परत की खेती है और वह दैवीय शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह मध्यवर्ती मार्शल कौशल थंडर टायरेंट बियर फिस्ट की भी खेती करते हैं। उनकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत है कि 6ठी स्वर्गीय परत का मार्शल कलाकार भी उनसे मुकाबला कर सकता है। आप केवल मार्शल शिष्य की 3री स्वर्गीय परत पर हैं। क्या आप चाहते हैं कि दूसरा पक्ष आपके साथ दुर्व्यवहार करे? जल्दी करो और आत्मसमर्पण करो। इस मूर्खतापूर्ण द्वंद्व को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। आप नहीं समझे, जियापिंग ने कहा। जियांग यारू ने जियापिंग को घूरकर देखा और गुस्से से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम दूसरों से प्रभावित हो गए होगे और मूर्खतापूर्ण तरीके से इस मूर्खतापूर्ण द्वंद्व के लिए सहमत हो गए हो। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप जियोंग बटियन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। यदि आप फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस में जाएंगे तो आपको पीटा जाएगा। आप अब भी ऐसा क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक सांस के लिए है? भले ही आप फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस में नहीं मरेंगे, अगर आप जियोंग बटियन से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो आपको आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजने की आवश्यकता होगी। चिकित्सा शुल्क सस्ता नहीं होगा। क्या आप चाचा चाची का बोझ बढ़ाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह जियापिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानती थी। वह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति था। एक भी चिकित्सा व्यय उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए पर्याप्त था। पुरुष ऐसे ही होते हैं। उनमें स्पष्ट रूप से थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होती है और वे दूसरों की बराबरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वे दिखावा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति सुंदर नहीं है, यह मूर्ख है। लियांग जियाओसुए ने जियापिंग को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। यह स्पष्ट था कि इस बच्चे में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन वह अभी भी जनता को खुश करने के लिए यहाँ था। वह इस तरह के आदमी से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वह नहीं जानती थी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को इस बच्चे की परवाह क्यों थी। किसी भी मामले में अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जियापिंग ने अपना हाथ लहराया। वह जियांग यारू के ऊपर से गुजरा और कक्षा की ओर चला गया। जियांग यारू को कैसे पता चलेगा कि वह पहले जैसा नहीं रहा? उन्होंने शुद्ध यांग अमर कला प्राप्त की थी, 4ठी स्वर्गीय परत तक उन्नत किया था और 5 रूपों की मुट्ठी की खेती की थी। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जो जियोंग बटियन को कुचलने के लिए काफी थी। लेकिन वह ये बातें दूसरों को क्यों बताएगा? उसे डर था कि अगर उसने ये कहा भी तो दूसरा पक्ष इस पर विश्वास नहीं करेगा। हर बात को तथ्यों के साथ साबित करना बेहतर था। जियांग यारू ने जियापिंग की पीठ की ओर देखा, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। उसे बहुत गुस्सा आया। लियांग जियाओसुए ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, यारू, तुम इस आदमी की परवाह क्यों करते हो? यह ऊर्जा की बर्बादी है। जब वह जियोंग बटियन द्वारा पीड़ित होता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है और आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल जाता है तो उसे पता चलेगा कि वह कितना गलत है। लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है। मैं आंटी हुआंग को कैसे समझाऊं? जियांग यारू ने संकट में कहा। लियांग जियाओसुए ने अपना हाथ लहराया। कैसा स्पष्टीकरण? आपने पहले ही दूसरे पक्ष को मना कर दिया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने नहीं सुनी। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष किसी इमारत से कूदकर आत्महत्या करना चाहता है? हम दूसरे पक्ष को कैसे रोक सकते हैं? इसे भूल जाओ, चीजें पहले ही यहाँ तक आ चुकी हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। जियांग यारू ने बेबसी से कहा। चूंकि दोनों पक्षों ने फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर जाने का निर्णय लिया था, इसलिए पूरे स्कूल को इसके बारे में पता था। अगर वे पछताना भी चाहें तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, क्लास शुरू होने वाली है। यह दूसरे लोगों का काम है। यहाँ इसकी चिंता मत करो। जल्दी करो और अंदर जाओ। लियांग जियाओसुए ने जियांग यारू को कक्षा में खींच लिया। इस समय जियापिंग भी अंदर चला गया। हुश। तुरंत पूरी कक्षा की निगाहें जिज्ञासा, संदेह और भ्रम से भरी जियापिंग पर केंद्रित हो गईं, क्योंकि इस बच्चे ने फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में जियोंग बटियन के साथ लड़ने का वादा किया था। कौन नहीं जानता था कि अकादमी में जियोंग बटियन कितना क्रूर था। वह मूलतः थोड़ा अत्याचारी और शूरवीर था। असल में किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस आदमी ने उसे उकसाया और यहाँ तक कि उससे लड़ना भी चाहा। जाहिर है, यह लड़का आमतौर पर सामान्य ग्रेड वाला एक सामान्य छात्र था। उसे कक्षा में अपने अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने अचानक ऐसी धरती हिला देने वाली बात क्यों की? जियापिंग, मैंने सुना है कि आप जियोंग बटियन से लड़ने की योजना बना रहे हैं। क्या आपके जीतने की संभावना है? एक पुरुष छात्र ने पूछा।
गाओवान, जो उसके बगल में था, जियापिंग द्वारा पहले उपहास किए जाने के बाद क्रोधित था। उन्होंने उपहास किया और कहा, वह एक शीर्ष छात्र है जो यानहुआंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता है। मुझे नहीं पता कि उसकी मार्शल आर्ट की खेती कितनी मजबूत है। जियोंग बडियन कुछ भी नहीं है, मुझे डर है कि मैं उसे एक हाथ से हरा सकता हूं। उसने जियापिंग को चिढ़ाने वाले चेहरे से देखा। हर कोई जानता था कि वह व्यंग्यात्मक था। यह सुनकर कई छात्र हंसे और जियापिंग की ओर ऐसे देखा जैसे वे कोई चुटकुला देख रहे हों। ठीक है, जियापिंग पर मत हंसो। यांग वेई खड़े हुए और अच्छा भाव दिखाया। आखिरकार उन्होंने जियोंग बेटियन को चुनौती दी। यह साहस ही सम्मान के योग्य है। कम से कम मेरे पास इस तरह का साहस नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं। अन्य छात्र और भी अधिक उपहास कर रहे थे। आप आश्वस्त नहीं हैं? जियापिंग ने तिरछी नजर से गाओ वान और यांग वेई की ओर देखा। मैं तुम्हारी बहन का कायल हूं। गाओ वान ने कहा, अपने आप को अधिक महत्व न दें। आपको अपनी सीमाएं जाननी होंगी। आप वास्तव में यानहुआंग विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहते हैं और जियोंग बटियन को हराना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आप मार्शल आर्ट के तीसरे स्वर के एक साधारण छात्र हैं। आपके लिए तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में दाखिला पाना कठिन है। आप अभी भी यहाँ दिवास्वप्न देख रहे हैं। मेरे लिए उठो, नमकीन मछली पटेगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुझे यानहुआंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है और जियोंग बटियन को हरा सकता हूं या नहीं, यह आपका काम नहीं है। यह आपका काम नहीं है। जियापिंग ने अपना हाथ लहराया और इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर कि जियापिंग अभी भी इतना अहंकारी था, गाओ वान बहुत क्रोधित हुआ। यह आदमी इतना परेशान करने वाला कैसे हो सकता है और एक कुत्ते के रूप में उस पर इतना घृणित व्यंग्य भी कर सकता है। उसकी आंखें घूम गईं, एक मुस्कुराहट प्रकट करते हुए, और कहा, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, क्या आप हमारे साथ जुआ खेलने की हिम्मत करते हैं? जुआ? जियापिंग ने उसकी ओर देखा। गाओ वान ने कहा, हाँ, यदि आप हारते हैं तो आपको नग्न होकर स्कूल के चारों ओर 3 चक्कर लगाना होगा। यदि हम हारते हैं तो हम भी नग्न होकर स्कूल के चारों ओर 3 चक्कर लगाएंगे। क्या आप में हमारे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है? मुझे याद है कि आपका शरीर खराब है। यदि आप इसे उतार देंगे तो दूसरे लोग आपको एक लड़की समझ लेंगे। जियापिंग ने बहुत चिंतित महसूस करते हुए यांग वेई और गाओ वान को संदेह से देखा। मुझे तुम्हारी बहन की कमी है। कौन शारीरिक रूप से दोषपूर्ण है? हम वास्तव में नपुंसक नहीं है। वह चीज इतनी छोटी नहीं है कि दूसरे लोग गलती से सोचे कि ऐसी कोई चीज नहीं है। कमीने, यहाँ कुछ अजीब अफवाहें मत फैलाओ। यांग वेपिंग ने अपना उत्साह पुनः प्राप्त कर लिया। आप इस शर्त से सहमत नहीं हो सकते। हैगा। देव स्तर का दानव। फैनम डीएल द्वारा प्रकाशित। यांग वेपिंग ने अपना उत्साह पुनः प्राप्त कर लिया। उसे लगा कि वह उस हरामजादे से बात करता रहेगा। शायद उसके फेफड़े फट जाएंगे और उसे कुचल दिया जाएगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में, आप इस शर्त से सहमत नहीं हो सकते। यांग वेई ने कदम दर कदम जियापिंग को देखा। ताकमारू भी चिल्लाया, हाँ, क्या आप पर्याप्त आश्वस्त नहीं है? यह अभी भी एक बात है। वादा करना कोई समस्या नहीं है। मुझे तुमसे डर लगता है। जियापिंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ। यांग वेई ने तुरंत जियापिंग के शब्दों को बाधित किया और कहा, डरो मत, हमें कोई समस्या नहीं है। चलो अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करें ताकि कोई पछतावा न कर सके। उसने अपने हाथ पर चिप घड़ी पर क्लिक किया और एक बूंद के साथ एक सफेद बैराज पॉपअप हुआ, एक आभासी प्रक्षेपण जिसमें कानूनी प्रावधानों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध थी। जियापिंग को पता है कि यानहुआंग सिंह पर कानून पृथ्वी के कानून से बिल्कुल अलग है। यहाँ जुए का ठेका भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। यदि आप इसका उल्लंघन करने का साहस करते हैं तो आपको कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। यदि आप गंभीर हैं तो आपको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। यदि आप थोड़ा सा भी हैं तो आप अपना श्रेय खो देंगे। यदि आप समाज में प्रवेश करेंगे तो संघर्ष करेंगे। यदि आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। यह आपके आसपास के लोगों को भी आपसे दूर और अलग थलग कर देगा। निसंदेह, यदि जुआ बहुत अधिक है तो इसे कानून द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक जीवन जीना चाहते हैं या स्कूल में पढ़ाई जैसा कुछ करना चाहते हैं तो यह एक छोटी सी बात है और स्वाभाविक रूप से इसे मान्यता मिल जाएगी। अपनी छात्र चिप निकालो, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। गाओ वान ने आग्रह किया। जियापिंग के छात्र की चिप उसके मोबाइल फोन पर स्थापित है। ये चिप जन्म से लेकर वर्तमान तक की जानकारी, बैंक खाता, छात्र की स्थिति की जानकारी, शारीरिक स्थिति आदि को रिकॉर्ड करती है। कहा जा सकता है कि यह यानवांग पर आईडी कार्ड है। उनके मोबाइल फोन ने यांग वेई और गाओ वान के छात्र चिप को छू लिया और तुरंत एक अनुबंध सामने आ गया। फिर उसने अपना पासवर्ड डाला और ओके पर क्लिक किया। यदि अनुबंध स्थापित भी हो गया तो भी किसी को अफसोस नहीं होगा। ठीक है, अनुबंध स्थापित हो गया है। गाओ वान और यांग वेई ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराहट दिखाई। वे बहुत गौरवान्वित थे। अरे, आप इस बच्चे की शक्ल देख सकते हैं। इस समय इसे न केवल भालुओं द्वारा पीटा जाएगा बल्कि स्कूल में घूरना भी होगा। पूरे स्कूल के छात्रों द्वारा इसका मजाक उड़ाया जाएगा और यहाँ तक कि पुलिस द्वारा विकृत किया जा सकता है और जेल में गिरफ्तार किया जा सकता है। अरे, यह ऐसा करने की हमारी क्षमता की अवहेलना कर रहा है। इसने बार बार उपहास उड़ाया है और हमारी प्रतिष्ठा पर बेहद बुरा प्रभाव डाला है। यांग वेई ने अपने दांत पीस लिए। जब मैं ये देखने जाता हूँ कि क्या वह गाय है तो क्या वह वास्तव में इतनी गाय है? बल। गाओ वान का भी यही विचार है। वह इस बेशर्म जियापिंग की शर्मिंदगी उठाने और इसे इंटरनेट पर पोस्ट करने की भी योजना बना रहा है ताकि यह बच्चा दुनिया में पदार्पण कर सके। ये दूरी में जियांग यारू नाराज था। जब उसने जियापिंग को देखा और दोनों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो वह पागल हो गई। इस तरह के अनुबंध का वादा करना इतना मूर्खतापूर्ण कैसे हो सकता है? क्या यह नुकसान नहीं है? यारू, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है, लियांग जियाओक्स्यू ने कहा। जियांग यारू स्तब्ध रह गया। जानबूझकर? क्या यह जियापिंग की योजना हो सकती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर जांच की है। कुछ असामान्य पुरुष होते हैं जिनके पास एक विशेष प्रकार का शौक होता है। ऐसा लगता है कि इसे भूमि पक्षी कहा जाता है। लियांग जियासुए ने जियापिंग को निडरता से देखा। अनुमान है कि जियापिंग के पास भी इतना अच्छा है। उसे कभी भी अपने विकृत लोगों को संतुष्ट करने का मौका नहीं मिला। अब यांग वेई और गाओ वान के सहपाठी व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आए हैं। वह सतह पर बहुत दुखी दिखता है, लेकिन उसका दिल वास्तव में बहुत खुश है। इसलिए वह नाव को धक्का देता है और उसे आधे रास्ते में धकेल देता है। सुनकर जियांग यारू को अजीब लगा, इसलिए यह कहना समझ में आता है कि इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं है। क्या यह जियापिंग वास्तव में एक छिपी हुई कायापलट है? दोपहर में कक्षा समाप्त हो गई और 36वीं कक्षा के लगभग किसी भी छात्र के पास सुनने का मन नहीं था। उन्हें अब केवल एक ही चीज की परवाह है, वह है जियापिंग और जियोंग बटियन के बीच द्वंद्व। इस समय परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने का आसपास का इलाका घनी भीड़ से घिरा हुआ है। कई छात्र जो समाचार जानते हैं वे ड्रैगन स्टेशन के नीचे खड़े होकर अच्छे दिखने की दृष्टि से मौज मस्ती देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। जियोंग बटियन लंबे समय से ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर रह रहा है, अपनी आंखें बंद कर रहा है और अपनी आंखें बंद कर रहा है, अपने हाथों से अपनी छाती पकड़ रहा है, अपनी ऊर्जा वापस पा रहा है और अपने चेहरे को शांत कर रहा है। उसका चेहरा बहुत शांत है और ऐसा लगता है जैसे वह जियापिंग का इंतजार कर रहा हो। कहां भालू भालू से लड़ रहा है? इस बार इतने सारे लोग कैसे आए? एक छात्र ने पूछा। उसने यहाँ इतने सारे लोगों को देखा, वह उत्साह देखने के लिए दौड़ा और विवरण नहीं जानता था। एक अन्य छात्र ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि जियापिंग नाम का एक छात्र केवल 3 दिवसीय मार्शल आर्ट की मरम्मत कर रहा था क्योंकि जियोंग बातियान अपने दोस्तों को गुस्सा दिलाना चाहता था। ड्रैगन स्टेशन गया था। नहीं, क्या वह बच्चा पागल है? कौन नहीं जानता कि जियोंग बेटियन वुशु 5 हेवंस में सबसे मजबूत है, लेकिन उसके पास बच्चे से निपटने की प्राकृतिक शक्ति भी है। मुझे डर है कि मैं दूसरे पक्ष को मुक्का मारकर अस्पताल भेज सकता हूं। छात्र आश्चर्यचकित और अविश्वसनीय था। है ना? तो बच्चा आत्मनिर्भर नहीं है। आसपास बहुत सारे लोग हैं बस ये देखने के लिए कि बच्चे को कितनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। संक्षेप में, लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। एकमात्र सस्पेंस यह है कि बच्चा कई चालों के बाद जियोंग बातियान से हार जाता है और चोट को ठीक होने में कितने दिन लगते हैं। कई छात्र इस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जियापिंग यहाँ है, एक छात्र चिल्लाया। मैंने दूर से एक युवा छात्र को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए था। बहुत ही सामान्य लग रहा था। केवल एक चीज जो अधिक उल्लेखनीय है वह यह है कि उसकी आंखें बहुत शांत थीं। इतने सारे लोगों के बावजूद भी कोई घबराहट नहीं थी। उसके पीछे छात्रों का एक समूह है जो सभी उच्च कक्षा में है। कक्षा के बाद उन्होंने मौज मस्ती देखने के लिए ड्रैगन स्टेशन चलाने के लिए जियापिंग का भी अनुसरण किया। आप आए।
जियोंग बातियान ने अपनी आंखें खोली और जियापिंग को देखा, जो नीचे से ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर था। उसने एक अजीब रंग दिखाया। मैंने सोचा था कि तुम भाग जाओगे, लेकिन मुझे आने की हिम्मत होने की उम्मीद नहीं थी। इसके आधार पर मैं उसके बाद दयालु होऊंगा और केवल तुम्हारी 5 पसलियों को तोड़ दूंगा। उसने 5 उंगलियां फैला दी। कोई जरूरत नहीं है। जियापिंग ने अपना हाथ लहराया। हालांकि जाने दो, आप मुझे बालों से बाधित कर सकते हैं, भले ही यह अच्छा हो। यदि आप आपकी दया के अधीन हैं, तो आप इसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। चक्रवात। धमकाने वाला भालू ठंड से चिल्लाया और जियापिंग को घूरना बहुत असहज था। जिले की मार्शल आर्ट टिकड़ी के एक व्यक्ति ने वास्तव में इतनी बड़ी कहानी कहने का साहस किया। वास्तव में वह क्या था? खेल शुरू होने का इंतजार, ये जाने निराशा किसे कहते हैं। उसने फैसला किया कि उसे दयालु नहीं होना चाहिए और बच्चे को कुछ सबक देना चाहिए, अन्यथा उसे पता नहीं चलेगा कि ताकतवर का खौफ किसे कहते हैं। जब मैंने जियापिंग की बातें सुनी, तो उनके बगल के सभी छात्र अवाक रह गए। वे सभी ड्रैगन स्टेशन गए। उन्होंने इतना कठोर होने का साहस किया। उन्हें सचमुच पीटा गया और मुझे डर है कि मैं अब और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। दूरी पर गाओ पेई और यांग वे उपहास कर रहे थे। वे जियापिंग को जियोंग बातियान द्वारा हराते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। उस समय लड़का न केवल गेम हार गया, बल्कि उसने खुद को फेंक भी दिया। पुलिस उसे कायापलट के तौर पर ले गई। जियोंग बडियन अपने बगल में खड़े सफेद स्पोर्ट्सवियर पहने एक शिक्षक की ओर मुड़े और कहा, यह शिक्षक इस द्वंद्व का रेफरी था। इसका उद्देश्य द्वंद्व युद्ध के दौरान किसी को भी नियम तोड़ने से रोकना था। शिक्षक ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो द्वंद्व शुरू करें, लेकिन याद रखें कि मारना नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत रोक दूंगा। उन्होंने जियोंग बडियन को चेतावनी भरी नजर से देखा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं उससे खूब प्यार करूंगा। जियोंग बडियन ने अपने सफेद दांत दिखाए और बहुत भयंकर लग रहे थे। जोश के साथ शिक्षक ने फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी और द्वंद्व की शुरुआत की घोषणा की। जियापिंग, मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना आपके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। मैं आपको एक अच्छा सबक दूंगा कि एक वास्तविक मार्शल आर्ट मास्टर क्या होता है। याद रखें, यदि आपके पास क्षमता नहीं है, तो भविष्य में दूसरों को लापरवाही से उत्तेजित न करें। आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियोंग बडियन चिल्लाया और एक धमाके के साथ वह बाहर निकल गया, जिससे पूरा फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस हिल गया और उसने वास्तव में उस पर एक पदचिह्न छोड़ दिया। उसके विशाल शरीर ने एक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया और उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ गया। एक जोरदार मुक्का मारा गया और आसपास की हवा बाहर निकल गई, जिससे सीटी जैसी आवाज आई, मानो कोई काला भालू दहाड़ रहा हो। मध्यवर्ती मार्शल कौशल गड़गड़ाहट अत्याचारी भालू मुट्ठी। इस मौके की शक्ति से यदि किसी सामान्य मनुष्य के शरीर पर प्रहार किया जाए तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाना निश्चित है। इतना मजबूत, जियोंग बडियन होने के योग्य, यह मुक्का 1000 पाउंड से अधिक का है। यहाँ तक कि स्टील का एक टुकड़ा भी टूट जाएगा। उस तरह की शक्ति बहुत भयानक है। यहाँ तक कि छठे स्वर्ग में एक साधारण मार्शल कलाकार भी तुलना नहीं कर सकता है। यह वास्तव में मध्यवर्ती मार्शल कौशल थंडर टायरानिकल बियर फिस्ट है। इसमें न केवल काले भालू की हिंसक शक्ति है, बल्कि इसमें गड़गड़ाहट की गति भी है। दोनों पूरी तरह से एकीकृत है और हर चाल में हिंसा की सुंदरता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियोंग बडियन पैदा होते ही अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसका इरादा उस बच्चे को वापस लड़ने का मौका देने का नहीं था। यह बहुत क्रूर है। उसने प्रतिद्वंद्वी की जीतने की उम्मीद को एक पल में खत्म कर दिया। एक शेर एक खरगोश से लड़ने की पूरी कोशिश करेगा। जियोंग बडियन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुश्मन को कमा देगा। वह बच्चा शायद एक मुक्का मारकर उड़ा दिया जाएगा। रिंग के नीचे छात्र इसके बारे में बात कर रहे थे। जियोंग बडियन के मौके की ताकत से वे सभी हैरान थे और जियापिंग के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। बहुत धीमा। हालांकि अन्य छात्रों को लगा कि यह मुक्का बेहद शक्तिशाली और तेज था। वर्तमान जियापिंग के लिए यह वास्तव में बहुत धीमा था और उसका पूरा शरीर छिद्रों से भरा था। वह 5 प्रकार की मुट्ठी से ओतप्रोत था और उसकी दूरदर्शिता पहले से ही एक गुरु के स्तर पर थी। इस तरह के बच्चों के खेल से निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से उसके पास एक प्रभावशाली दृष्टिकोण था और उसने इसे अपनी आंखों में नहीं डाला। बूम। 5 रूपों में बाघ की मुट्ठी। पिंजरे से बाहर भयंकर बाघ। पलक झपकते ही जियापिंग की आभा बदल गई। एक हानि रहित छोटे खरगोश से वह तुरंत जंगल पर हावी होने वाले एक क्रूर बाघ में बदल गया, जो सभी जानवरों का राजा था। यहाँ तक कि मंच के नीचे के छात्र भी जानवरों के राजा की हिंसक आभा को महसूस कर सकते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे छोटे सफेद खरगोश हो जिनका शिकार किया जा रहा हो और उनके शरीर कांप रहे थे। असंभव। इस प्रकार की गति, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही 5 रूपों की मुट्ठी को पूर्णता के दायरे में विकसित कर लिया हो? रेफरी शिक्षक ने इस गति को महसूस किया और वह चौंके बिना नहीं रह सका। उसके शिष्य सिकुड़ रहे थे। वह अनुभवी और जानकार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस साधारण मार्शल कौशल 5 फॉर्म फिस्ट में आमतौर पर इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती है। 5 फॉर्म फिस्ट को इस हद तक प्रदर्शित करने में सक्षम होने के लिए किसी को इस मार्शल कौशल को बेहद गहन दायरे में विकसित करना होगा। क्या? जियोंग बडियन आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से आ रही भयानक गति को महसूस किया। यह एक वास्तविक क्रूर बाघ की तरह था, जो उसके पूरे शरीर को खा जाना चाहता था और अपने क्रूर नुकीले दांत दिखाना चाहता था। हालांकि वह भी एक काले भालू में बदल गया था, लेकिन वह भालू की खाल पहने हुए सिर्फ एक इंसान था। उसके पास केवल रूप था लेकिन आत्मा नहीं, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से एक क्रूर जानवर में बदल गया था। टकराना। मुठियां मुठियों से टकराई और तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति हवा में बम विस्फोट की तरह गड़गड़ाते हुए सभी दिशाओं में चली गई। जियोंग बडियन हैरान अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर से भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जो वास्तव में उसकी मुट्ठी से इंच दर इंच सर्पिल की तरह बहता हुआ सीधे उसकी बांह और छाती की पसलियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। असंभव। तुम मुझे ताकत के मामले में हराना चाहते हो? तुम भ्रमित हो। जियोंग बडियन गुस्से से चिल्लाया और उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसने दर्द सहा और अपनी दूसरी मुट्ठी लहराई। बहुत देर हो चुकी है। जियापिंग बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसकी दूसरी मुट्ठी पहले ही खत्म हो चुकी थी। 5 प्रकार की मुट्ठी। बाघ की मुट्ठी। भूखे बाघ ने भेड़िए को काटा। बूम टिल्डर। यह मुक्का और भी अधिक भीषण एवं भीषण था तथा गति अत्यंत तीव्र थी। यह एक बाघ द्वारा अपने शिकार को निशाना बनाने के बाद दिया गया एक घातक झटका था। यह एक ऐसा झटका था जिसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सका। उसकी मुट्ठी जियोंग बडियन की छाती पर मजबूती से लगी। कच कच कच। ऐसा लग रहा था मानो कोई खूंखार बाघ उसे नोच रहा हो। 7 या 8 पसलियां टूट गईं और उसकी छाती पर इंच दर इंच प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। असंभव। जियोंग बडियन का दांव दिल टूट गया और वह चिल्लाया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खून का एक बड़ा हिस्सा थूक दिया और उसका पूरा शरीर हवा में फिसलते हुए सीधे नष्ट हो गया। एक झटके के साथ वह 10 मीटर से अधिक की दूरी तक सीधे हवा में फिसल गया और जमीन पर जोर से टकराया और जमीन पर धूल उड़ गई और धुआं निकलने लगा। असंभव। तुम मार्शल आर्ट के तीसरे स्वर्ग में सिर्फ एक बेकार हो। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? जियोंग बडियन को अपने शरीर के हर हिस्से में दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे हजारों चींटियों ने काट लिया हो। उसका चेहरा क्रूर, बहुत अनिच्छुक था और वह संघर्ष करना चाहता था। दफा हो जाओ, तुम पहले ही हार चुके हो। धमाके के साथ जियापिंग उसके सामने चला गया और बिना देखे उसने उसके पेट पर लात मारी, जैसे कि कचरे के टुकड़े को लात मार रहा हो, और उसका शरीर रिंग से बाहर उड़ गया। आह! जियोंग बडियन बेतहाशा चिल्लाया, बेहद अनिच्छुक, और रिंग के नीचे टूट गया। आसपास के छात्रों की अविश्वसनीय निगाहों को देखकर उसका मन हुआ कि वह गड्ढा खोदकर उसमें खुद को दफना दे, क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस से बाहर पीटा जाना पहले से ही एक नुकसान था और उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार किया गया, जो बेहद शर्मनाक था। वह जियोंग बडियन इतनी शर्मनाक तरीके से कब हारा? जियोंग बडियन जियापिंग रिंग पर खड़ा था, उसे इस तरह से देख रहा था। क्या आप मुझे सिखाना चाहते हैं कि एक मार्शल आर्ट मास्टर क्या होता है? क्या आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं? क्या आप मुझे अस्पताल भेजना चाहते हैं? अब देखो, बेकार कौन है? आप उतने महान नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। भविष्य में आपको शांत रहना चाहिए और हर जगह परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। आप जानते हैं, उद्धरण चिन्ह तू। यह सुनकर जियोंग बडियन इतना शर्मिंदा हुआ कि वह मरना चाहता था। वह दुख और आक्रोश से भर गया। इस कमीने ने वास्तव में उसका खंडन करने के लिए अपने ही शब्दों का इस्तेमाल किया। ये तो बहुत आगे जा रहा था। जियोंग बडियन की आंखें पीछे मुड़ गईं और वह वास्तव में गुस्से से बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल भेजो। फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस के नीचे खड़े शिक्षक पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने आसपास के कई छात्रों को बेहोश जियोंग बडियन को ले जाने में मदद करने का आदेश दिया।
जियापिंग को देखते ही शिक्षक की आंखें चमक उठी। उसकी आंखें बहुत भयावह थीं। आपने यह द्वंद्व जीत लिया, लेकिन आप वास्तव में पूर्णता के दायरे में 5 फॉर्म्स फिस्ट की खेती कर सकते हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप जियोंग बटियन को हरा सकते हैं और आपकी खेती मार्शल शिक्षी की चौथी परत तक पहुंच जानी चाहिए थी। स्कूल में आपके जैसा कोई कब था? मार्शल आर्ट को भी साधना के स्तर के अनुसार सामान्य, कुशल, उत्तम और उत्कृष्ट स्तरों में विभाजित किया गया था। सामान्य विद्यार्थियों के लिए निपुणता प्राप्त करना पहले से ही अच्छा था। यदि कोई पूर्णता या यहां तक कि पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो यह कड़ी मेहनत जितना आसान नहीं है। इसके लिए प्रतिभा और मार्शल कौशल की अत्यंत गहरी समझ की आवश्यकता थी। एक बार जब मार्शल आर्ट को उत्कृष्ट स्तर तक विकसित किया जा सकता था, तो इसमें जो शक्ति होती थी वह अकल्पनीय थी। यहां तक कि साधारण मार्शल आर्ट भी किसी सड़ी हुई चीज को जादुई चीज में बदलने की शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। यह महज एक दिखावा है, जियापिंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। शिक्षक ने जियापिंग की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। अस्थायी मार्शल आर्ट के रास्ते में कोई अस्थायीता नहीं है। मैं आपके भविष्य के विकास की आशा कर रहा हूं। कड़ी मेहनत करना जारी रखें। जियोंग बटियन को शिक्षक द्वारा ले जाने और स्कूल के चिकित्सा कक्ष में भेजे जाने के बाद आसपास के छात्र बेहद सदमे में थे। बिल्कुल नहीं, वास्तव में जियोंग बटियन इस बच्चे का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसे 2 मुक्कों से अपंग कर दिया गया और उसे मरे हुए कुत्ते की तरह मार डाला गया। क्या यह अभी भी तीसरी स्वर्गीय परत पर एक मार्शल आर्टिस्ट है? क्या तुमने सुना नहीं कि शिक्षक ने क्या कहा? उस बच्चे को चौथी स्वर्गीय परत पर पदोन्नत किया गया है। बकवास। जियोंग बटियन 5वीं स्वर्गीय परत पर एक पावर हाउस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। जियोंग बटियन अधिक मजबूत है। आमतौर पर यह सच है, लेकिन उस बच्चे का मार्शल कौशल बहुत डरावना है। उसके घूंसे और लातें असीम रूप से शक्तिशाली हैं, जैसे कोई बाघ पहाड़ से नीचे जा रहा हो। यहां तक कि रिंग के नीचे खड़ा मैं भी निगल गया लग रहा था। मैंने शिक्षक से सुना है कि यह एक मार्शल कौशल है जिसे पूर्णता के बिंदु तक विकसित किया गया है। इसकी शक्ति अनंत है और यह उच्च स्तर पर किसी को चुनौती देने के लिए आसान है। यही कारण है कि जियोंग बटियन आसानी से हार गया था। मार्शल कौशल को पूर्णता के बिंदु तक विकसित करना बहुत कठिन है। मैंने स्कूल में किसी भी छात्र के बारे में नहीं सुना है जो इतना शक्तिशाली हो सकता है। यह लड़का अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। हो सकता है कि यह बच्चा बहुत कम सशक्त हुआ करता हो और बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा हो। कई छात्र इसके बारे में बात कर रहे थे और वे सभी बेहद हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि जियापिंग हार जाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि जियोंग बटियन आसानी से हार जाएगा और मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर निकाला जाएगा। इन सामान्य छात्रों का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि कक्षा 36 के छात्र जो जियापिंग के सहपाठी हैं, भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। उनकी समझ के अनुसार यह बच्चा कक्षा में बिल्कुल सामान्य है और उसे अस्तित्व का कोई एहसास नहीं है। वह अचानक इतना उग्र कैसे हो गया? वह एक विकृत की तरह है। ये जियांग यारू भी स्तब्ध थी। उसे जियापिंग को अस्पताल भेजे जाने के लिए तैयार किया गया था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में जीतेगा? और यह जियोंग बटियन था जिसे अस्पताल भेजा गया था। इस व्यक्ति ने चौथी स्वर्गीय परत को कब तोड़ दिया और यहां तक कि पूर्णता के बिंदु तक 5 फॉर्म्स फिस्ट की खेती भी की। ऐसा लगता है कि उसे वर्तमान जियापिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लियांग जियाओसुए और भी अधिक हैरान थी। रिंग में जियापिंग का प्रदर्शन उनके लिए बेहद डराने वाला था। बिना योग्यता वाला एक साधारण व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? भले ही वह मंच पर खड़ी हो और खुद को उसकी जगह पर रखे, लेकिन उसने माना कि वह जियोंग बटियन की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का पहले ही उससे आगे निकल चुका हो? उसके हाव भाव बहुत भद्दे थे। जिस व्यक्ति को वह तुच्छ दृष्टि से देखती थी, वह अचानक उससे आगे निकल गया। वह बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। इस तरह का एहसास बहुत असहज था, मानो उसके चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा गया हो। ये बुरा है, ये बुरा है, ये सब खत्म हो गया है। जियोंग बटियन को कूड़े की तरह रिंग से बाहर निकलते देख गाओ वान और यांग वेई के चेहरे आधे हरे हो गए थे। वे खुद को कई बार थप्पड़ मारना चाहते थे। वे इस कमीने के साथ ऐसी शर्त कैसे लगा सकते हैं? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? अब जब जियापिंग ने जियोंग बटियन को हरा दिया था, तो उनका अनुबंध स्थापित हो गया था। उसके बाद उन दोनों को स्कूल के चारों ओर नग्न होकर 3 चक्कर लगाने पड़े। यह पूरी तरह से कल्पना की जा सकती थी कि वे कल स्कूल में सेलिब्रिटी बन जाएंगे, दूसरों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाएगा और उन पर उंगली उठाई जाएगी। यदि यह गंभीर होता, तो उसे पुलिस द्वारा खोजा जा सकता था और उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में गिरफ्तार किया जा सकता था और 10 दिनों से अधिक समय तक बंद रखा जा सकता था। यांग वेई, गाओ वान। जियापिंग मंच पर खड़ा हुआ और उन दोनों को नीचे देखा। उसने आलस्य से कहा, अब जब मैंने द्वंद्व जीत लिया है, तो पिछले समझौते के अनुसार आप नग्न होकर दौड़ सकते हैं। विज विज विज। तुरंत मंच पर मौजूद छात्रों ने तुरंत यांग वेई और गाओ वान की ओर देखा, सभी उत्सुक दृष्टि से। जियापिंग, वास्तव में हम सहपाठी हैं। पिछला अनुबंध एक मजाक था। क्या आप इस अनुबंध को रद्द कर सकते हैं? आखिरकार ऐसा करना अच्छा नहीं है। गाओ वान हकलाया। जियापिंग ने हल्के से कहा, आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यदि आप अनुबंध को लागू करने से इनकार करते हैं, तो मैं इसे अनुबंध का उल्लंघन मानूंगा। यांग वेई और गाओ वान के चेहरे बदल गए। यदि जियापिंग ने उन पर अदालत में मुकदमा दायर किया और कहा कि उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया है, तो उनका सरकारी क्रेडिट तुरंत बहुत कम हो जाएगा। उनके लिए किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला पाना बहुत कठिन होगा। आखिरकार कुछ अच्छे विश्वविद्यालय भी नचरे थे। वे खराब क्रेडिट वाले छात्रों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हरामी उनका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। जियापिंग, लोगों को ज्यादा परेशान मत करो, यांग वेई ने गुस्से में कहा। जियापिंग ने उपहास किया, मैं लोगों को बहुत अधिक धमका रहा हूं। क्या होगा यदि तुम्हारे पास मुझे काटने की क्षमता है? यदि वह गेम हार जाता है, तो खुद को उनकी जगह रखकर दया की भीख मांगता है। क्या ये 2 लोग उसे जाने देंगे? घुटनों के बल सोचो और जान लो कि यह संभव है। आप, यांग वेई और गाओ वान आधे मर चुके थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जियापिंग, तुम बहुत ज्यादा हो। हर कोई एक सहपाठी है। तुम्हें उदार होना होगा। तुम्हें पता है, एक सहपाठी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और न्याय की रक्षा के लिए बाहर आना चाहता था। यह सही है, ये तो बस एक छोटी सी बात है। इसके बारे में चिंता क्यों करें? हर कोई सिर झुकाता है और सिर उठाता है। आपको इस तरह संघर्ष क्यों करना पड़ता है? हाँ, उन्हें जाने दो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छात्रों के एक समूह ने मदद की। यांग वेई और गाओ वान दोनों बहुत गौरवान्वित हैं। इस बच्चे ने जनता को नाराज कर दिया है। अब वह अपना सिर नहीं झुका सकते। चुप रहो। जियापिंग ने चारों ओर देखा। यदि आप उसके लिए खड़े होना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना होगा। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो फ्लाइंग ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लेस पर जाएं। यदि आप जीते हैं, तो मैं आपकी बात सुनूंगा। यदि आपके पास क्षमता नहीं है, तो यहां से चले जाओ। वह इस तरह के व्यक्ति के साथ सबसे अधिक सहज है। यह स्पष्ट है कि उसका खुद से कोई लेना देना नहीं है और वह अंदर की कहानी नहीं जानता है, लेकिन वह दूसरों को उदार और उदार बनने की सलाह देता है। संकीर्ण सोच वाले न बने। इस तरह के व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देर सवेर उन पर बिजली गिर जाएगी। ये छात्रों का एक समूह गुस्से से अधमरा हो गया था और उनके दिल बेहद उदास थे। यहां तक कि जियोंग बटियन भी इस जानवर का विरोधी नहीं था। अगर वे ऊपर गए तो अनुमान था कि उन्हें डिश में भेज दिया जाएगा। वे बात कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में लड़ नहीं सकते। गधे, यह आदमी बहुत घमंडी है। वह सोचता है कि जब वह जियोंग बटियन को हरा देता है तो वह अजय है। घृणित लोग अहंकारी होते हैं। देर सवेर कोई न कोई उनसे निपट ही लेगा। कई छात्र गुस्से से अधमरे होकर गालियां बक रहे थे और उनकी नाक से धुआं निकल रहा था। इन लोगों के दुर्व्यवहार के लिए जियापिंग क्रोधित नहीं था, लेकिन बेहद खुश था, क्योंकि उसने सिस्टम से आवाजों की झड़ी सुनी। घृणा मूल्य जोड़ बन, घृणा मूल्य जोड़ बन। जाहिर है, उनके शब्दों ने अभी खुद के लिए बहुत अधिक घृणा मूल्य जमा किया है, जो एक बहुत बड़ा लाभ है। हालांकि नफरत का मूल्य थोड़ा कम लगता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ और जोड़ना होगा। जियापिंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। यांग वेई और गाओ वान को घूरा और चिल्लाया, आप दोनों यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? मत जाओ और तुरंत अनुबंध निष्पादित करो। मैं एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा हूँ। अनुबंध तोड़ने की कोशिश मत करो। और तुम लकड़ी बर्बाद करते हो। तुम केवल बात करना जानते हो। तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है। अगर तुम्हें हिम्मत है, तो जाओ और उनके साथ नग्न होकर दौड़ो। यदि तुम्हें हिम्मत नहीं है, तो बात मत करो और जहां तुम शांत हो वहीं रहो। उद्धरण चिन्ह। उसने छात्रों के एक समूह के सामने नक्शा खोला। उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे। हरामी। यांग वेई और गाओ वान दोनों पागल थे और इस आदमी को काटकर मार डालना चाहते थे, लेकिन अनुबंध की बाधाओं के कारण वे इसमें मदद नहीं कर सकते थे, जब तक कि वे वास्तव में भविष्य नहीं चाहते थे।
अरे जियापिंग, वह बहुत घमंडी है। यह इतना कष्टप्रद क्यों है? यह एक खलनायक की सफलता है। क्या इस बदमाश को सजा देने वाला कोई है? यह बहुत घृणित है। स्कूल के लिए शर्म की बात है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कैंपस में धमकाने वाला जियोंग बटियन इस कमीने से 100 गुना बेहतर है। छात्रों के एक समूह की नाक टेढ़ी हो गई और वे जियापिंग की ओर देखने लगे। यांग वेई और गाओ बान के पास अनुबंध को निष्पादित करने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जियापिंग को इसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि देर हो चुकी थी और उसे रात के खाने के लिए घर जाना था। जैसे ही वह घर पहुंचा, जियापिंग ने तुरंत मांस की तेज गंध से पूछा। सुगंध इतनी सुगंधित थी कि उसके पूरे शरीर की कोशिकाएं भी उत्सुक हो गईं। वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। मां, तुमने आज क्या पकाया? यह इतनी सुगंधित क्यों है? एप्रन पहने एक थोड़ी मोटी अधेड़ उम्र की महिला बाहर की ओर झुकी हुई थी। वह जियापिंग की मां हुआंग लैनिक्सन थी। वह थोड़ा मुस्कुराई। यह अग्नि भालू का मांस है जिसे मैंने अभी खरीदा है। आपने आज अच्छा भोजन किया है। अग्नि भालू का मांस? क्या तुमने आज भाग्य कमाया? तुमने इन्हें क्यों खरीदा? जियापिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। यह अग्नि भालू यानहुआंग स्टार में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राक्षस है। इसे पकड़ना मुश्किल है। यह अजय है और साधारण आग्नेयास्त्र इसे नहीं मार सकते। हालांकि यह मांस बहुत कीमती है और इसमें बहुत अधिक जीवन ऊर्जा होती है। जब इसे सूप के रूप में लिया जाता है तो यह शरीर में सुधार कर सकता है और शरीर में वास्तविक ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है। यह किसी महान टॉनिक से कम नहीं है और यह पृथ्वी पर मौजूद जिनसेंग और हिरण के सींग से कई गुना बेहतर है। लेकिन कीमत भी बहुत महंगी है। प्रति बिल्ली 600 संघीय सिक्के एक विलासिता है। आम लोग इसे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकते। वे इसे केवल त्योहारों के दौरान कभी कभार ही खा सकते हैं। यदि आप भाग्य नहीं बनाते हैं तो आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। कभी कभी आपको फिजूल खर्ची करना पड़ता है। यदि आप पैसा कमाते हैं और इसे खर्च नहीं करते हैं तो क्या आप इसे ताबूत में लाना चाहते हैं? जिया चुवानलियू, जो लिविंग रूम में बैठी थी, खांसी और बहुत उदार नजर आई। जियापिंग अवाक थी। उसे याद आया कि उसके पिता जिया चुवानलियू एक सिविल सेवक थे। उन्होंने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में काम किया और शहर के छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। संक्षेप में, वह एक शहरी प्रबंधन अधिकारी थे। उनका मासिक वेतन और 5 या 6,000 संघीय सिक्कों का लाभ था। उनकी मां सड़क पर नाश्ता बेचने वाली एक छोटी व्यापारी थी। हालांकि वह हर महीने ज्यादा नहीं कमाती थी, फिर भी उसने 3,000 संघीय सिक्के कमाए। ऐसा लगता था कि परिवार की आय 10,000 संघीय सिक्कों से अधिक थी। दिक्कत यह थी कि यह घर भी लोन लेकर खरीदा गया था। इसकी अवधि 30 साल थी और उसे हर महीने 3,000 संघीय सिक्के वापस करने पड़ते थे। मासिक जीवन यापन खर्च, जियापिंग की ट्यूशन फीस आदि के अलावा यह भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। एक बार अग्नि भालू का मांस खाना, अगर यह त्योहारों के लिए नहीं होता तो उसके पास वास्तव में ऐसा करने का दिल नहीं होता। ठीक है, इतनी बातें मत करो, जल्दी करो और खाना खाने आ जाओ। मां हुआंग लैनिक्सन ने जल्दी से व्यंजनों की एक प्लेट लाई, जिससे मेज भर गई। 5 व्यंजन और एक सूप, चमकदार, सुगंधित, बहुत शानदार। इतना शानदार भोजन देखकर जियापिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पूरी तरह से होममेड बैंक्वेट था। उनके पिता, जो आमतौर पर इतने कंजूस थे कि सिगरेट पीने के बाद ही सिगरेट छोड़ते थे, कभी भी इतने उदार नहीं होंगे। पिताजी, ईमानदारी से कहूं तो क्या हम पर उनका कर्ज है? अपना आखिरी खाना खाने के बाद हम सामान पैक करके भागने की योजना बना रहे हैं। बस मुझे सच बताएं, मैं रुक सकता हूं? जियापिंग का चेहरा बहुत गंभीर था क्योंकि वह अपने पिता को घूर रहा था। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। वह अपने पिता के चरित्र को भी जानता था। वह आमतौर पर थोड़ा जुआरी था। उसे लगा कि उसके पिता के चरित्र से देर सवेर कुछ न कुछ अवश्य होगा। उसे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। बेटा, तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है? कर्जदार से तुम्हारा क्या मतलब है? भागने की योजना बनाने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये तुम्हारे दिल में तुम्हारे पिता की छवि है? जिया चुवानलियू इतना क्रोधित था कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी। जियापिंग ने अपनी आंखें झपकाईं। तुम्हारे ऊपर सूदखोरी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। पिता जिया चुवानलियू ने अहंकारपूर्वक कहा। मैं भी एक सिविल सेवक हूं। मेरे पास एक प्रतिष्ठान है। मेरी वैचारिक चेतना औसत व्यक्ति से अधिक है। मैं जुए का आदी कैसे हो सकता हूं? बेशक कभी कभी थोड़ा सा जुआ भी भावना पैदा कर सकता है। क्या यह एक कहावत नहीं है? थोड़ा जुआ मजेदार है, एक बड़ा जुआ अमीर है और एक बुरा जुआ चला गया है। अच्छा, मुझे बताओ कि इस भोजन के साथ क्या हो रहा है? जियापिंग अभी भी थोड़ा सा शंकित थी। यह देखकर कि उसका बेटा अभी भी खुद पर संदेह करता है, जिया चुवानलियू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें खराब छवि रखने के लिए किसने कहा? उसने खांसते हुए कहा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसे इस हद तक कहा है। मैं आपको सीधे बताऊंगा, आज आपके स्कूल को भी इसके बारे में बात करना शुरू करना चाहिए और कॉलेज को भरने की योजना बनानी चाहिए। भविष्य के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? उसने जियापिंग को जलती आंखों से देखा। मैं कॉलेज जाने की योजना बना रहा हूं, जियापिंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। मां हुआंग लैनिक्सन ने कहा, तुम कॉलेज जाने की योजना बना रहे हो? बेटा, सच में, क्या तुम्हारे मन में अभी भी ऐसा कोई विचार है? पिता जिया चुवानलियू ने भयभीत होकर जियापिंग को देखा। जियापिंग के मुंह का कोना हिल गया। क्या तमाशा चल रहा है? क्या माता पिता बहुत खुश नहीं होते जब वे सुनते हैं कि उनका बेटा कॉलेज जाना चाहता है? ये दोनों ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो? मेरे पास ऐसा एक विचार है, जियापिंग ने ईमानदारी से कहा। बेटा, यह विचार गलत है। यह नियमों के विरुद्ध है। जिया चुवानलियू व्यथित दिख रही थी। कॉलेज जाने में क्या अच्छा है? 4 साल की पढ़ाई के बाद जब आप काम पर निकलते हैं तो आप प्रति माह केवल 3 या 4,000 संघीय डॉलर ही कमा सकते हैं। यदि आप बदकिस्मत हैं और एक काले दिल वाले बॉस से मिलते हैं तो आपके पास 5 बीमा और एक फंड नहीं होगा और आपको 4 साल की ट्यूशन फीस देनी होगी, जो एक छोटी राशि नहीं है। मैंने आपके लिए पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद बाहर आकर सरकारी विभाग में काम करते हैं। अन्य विभागों में न जाएं, बस अपने पिता के नगर प्रशासन ब्यूरो में जाएं। अपने पिता के उदासीन चेहरे को मत देखो। 20 वर्षों तक काम करने के बाद भी मेरे पास अभी भी कुछ संपर्क है। मैं आमतौर पर मंत्री के साथ महजोंग खेलता हूं और मैं आमतौर पर उनकी चापलूसी करता हूं और उनकी जान को गले लगाता हूं। कुछ समय बाद हम सभी एक दूसरे से परिचित हैं। समय आने पर मैं तुम्हें सिगरेट के कुछ कार्टन दूंगा, मंत्री को रिश्वत दूंगा, पिछले दरवाजे से जाऊंगा और तुम नगर प्रशासन ब्यूरो में प्रवेश कर पाओगे। उसके बाद आप और आपके पिता सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, शहर के प्रबंधन में योगदान देंगे, ठेलों को हटा देंगे और शहर में अत्याचारी बन जाएंगे। 2 शहर प्रबंधन अधिकारियों का एक परिवार, ये कहना कितना विस्मयकारी है कि दिया सलाई बनाने वाले हमारा दरवाजा तोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उन्होंने एक विजयी रूप दिखाया और उनका चेहरा लालसा से भरा था। जियापिंग के मुंह का कोना हिल गया और उसने कहा, पिताजी, मैं अभी भी कॉलेज जाना चाहता हूं। आप सड़ी हुई लकड़ी को तराशा नहीं जा सकता। जिया चुवानलियू की आंखें चौड़ी हो गईं, जिनमें निराशा के भाव दिख रहे थे। ठीक है, ये बातें मत कहो, चलो जल्दी करो और खाना खाओ। हाई स्कूल ग्रेजुएशन में अभी कुछ समय है, तुम इस बात के बारे में धीरे-धीरे सोच सकते हो। माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण देखकर मां हुआंग लैनिक्सन ने तुरंत मना कर दिया। ठीक है। ये सुनकर जिया चुवानलियू ने बोलना जारी नहीं रखा। आधे घंटे बाद रात के खाने के बाद जियापिंग आराम करने के लिए अपने शयनकक्ष में वापस चला गया। लिविंग रूम में केवल हुआंग लैनिक्सन और जिया चुवानलियू को छोड़ दिया। चुवानलियू, आपका बेटा आपके रास्ते से सहमत नहीं लगता है। हुआंग लैनिक्सन ने अपने पति की ओर देखा। जिया चुवानलियू ने अपना हाथ लहराया और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये युवा लोगों का विद्रोही काल है। मैं भी युवा था और समझता था, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके ग्रेड औसत है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद उसके ग्रेड सामने आएंगे और उसे पता चलेगा कि उसके पिता कितने बुद्धिमान हैं। समय आने पर मुझे यकीन है कि वह उत्सुकता से सहमत होगा। उद्धरण चिन्ह। सोने का कमरा। इस समय जियापिंग बिस्तर पर क्रॉस लैग बैठा हुआ था और अभी खाए गए अग्नि भालू के मांस को परिष्कृत करने के लिए प्योयांग इमोर्टल आर्ट चला रहा था। उसके पेट से एक गर्म ऊर्जा उठी और मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिससे उसके शरीर में सच्ची क्यूई मजबूत हो गई। अद्भुत, एक शीर्ष साधना तकनीक होने के योग्य। साइकिल चलाने के बाद जियापिंग ने अपनी आंखें खोली, जिसमें प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में सच्ची क्यूई थोड़ी मजबूत हो गई है। कुछ ही सांसों में अग्नि भालू के मांस में निहित ऊर्जा को उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया गया और अपनी ऊर्जा में बदल दिया गया। यह ज्ञात होना चाहिए कि सामान्य साधना तकनीकों को एक दिन के समय के बिना पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। भले ही इसे परिष्कृत किया जाए, अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और उत्सर्जित हो जाएगी। लेकिन जब जियापिंग ने इस शुद्ध यांग अमर कला को चलाया तो उसे लगा कि उसका पेट एक भट्टी में बदल गया है, जो एक पल में राक्षस के मांस को निगल और परिष्कृत कर रहा है, अशुद्धियों को खत्म कर रहा है और सार को छोड़ रहा है।
ये शीर्ष खेती तकनीकों का लाभ है। अकेले ऊर्जा अवशोषण की दक्षता सामान्य खेती तकनीकों से तुलनीय नहीं है। यह अफसोस की बात है कि अग्नि भालू का मांस बहुत कम है। यदि अधिक है तो मैं आधे महीने से भी कम समय में 5वीं स्वर्गीय परत को तोड़ सकता हूं। जियापिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यदि वह हर दिन अग्नि भालू का मांस खा सके तो उसका मानना था कि उसकी प्रगति बहुत तेज होगी और 5वीं स्वर्गीय परत को तोड़ना कुछ भी नहीं होगा। इस साधना के अनुसार यदि वह प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में भी चला जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अग्नि भालू के मांस की कीमत बहुत महंगी है। 600 संघीय सिक्के एक जन, उसका परिवार इसे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अमीर दूसरी पीढ़ी, भले ही उनकी प्रतिभा सामान्य हो, वे सभी इतनी तेजी से प्रगति करते हैं। संसाधनों के संचय पर भरोसा करते हुए वे सामान्य छात्रों से कहीं आगे निकल सकते हैं। जियापिंग गाहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्कूल में कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी भी सामान्य छात्रों को हेय दृष्टि से देखती है। वे हर दिन राक्षस का मांस खाते हैं और सभी प्रकार की खुराक लेते हैं। उनकी मार्शल आर्ट की खेती मजबूत कैसे नहीं हो सकती। सामान्य छात्र केवल कड़ी मेहनत कर सकते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। निसंदेह वे दूसरी पार्टी से तुलना नहीं कर सकते और समय बीतने के साथ साथ यह अंतर और भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन इस प्रणाली के साथ अगर मुझे नफरत मिलती है तो मैं कुछ शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोलियों के बदले में सक्षम हो सकता हूं। जियापिंग की आंखें चमक उठी। इससे पहले फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में उन्हें 220 हिट पॉइंट मिले थे। चूंकि उस समय बहुत सारे छात्र देख रहे थे, स्वाभाविक रूप से उसे कक्षा की तुलना में अधिक घृणा अंक मिले। लेकिन ये एग्रो पॉइंट अभी भी बहुत कम है। अच्छे स्टील का उपयोग केवल ब्लेड के किनारे पर किया जा सकता है। आखिरकार हर समय एग्रो को आकर्षित करना असंभव है, अन्यथा मैं सार्वजनिक दुश्मन बन जाऊंगा और मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। यह एक दोधारी तलवार है और मुझे इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यह सोचकर जियापिंग को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी पैसे की जरूरत है। पैसे के बिना मैं सभी प्रकार की गोलियां और राक्षस मांस नहीं खरीद पाऊंगा और मैं अपनी मार्शल आर्ट की खेती को जल्दी से नहीं बढ़ा पाऊंगा। यदि वह अभी भी पहले से सामान्य छात्र होता तो शायद अपने पिता के साथ शहर प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए सहमत होना कोई बड़ी बात नहीं होती। सामान्य जीवन जीना भी एक सुखद बात होगी। लेकिन अब जब वह दूसरी दुनिया की यादों के साथ जुड़ गया था और इस अद्भुत प्रणाली को प्राप्त कर लिया था तो उसके दिल में महत्वाकांक्षा का एक अंश पैदा हो गया था। वह ये भी देखना चाहते थे कि मार्शल आर्ट का शिखर कैसा होता है। लेकिन हम पैसे कैसे कमाते हैं। जियापिंग बहुत व्यथित थी। वह तो एक साधारण विद्यार्थी था, भले ही उसे अब शीर्ष मार्शल आर्ट मिल गया हो। वह केवल मार्शल आर्ट की 4थी स्वर्गीय परत के दायरे में था। समाज में बाहर जाने पर वह कोई काम नहीं कर पाता था। वह राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह केवल मार्शल आर्ट की 4थी स्वर्गीय परत में था। अनुमान था कि वह सिर्फ खाना ही भेज पाएंगे। अगर वह अंशकालिक नौकरी भी कर सके तो भी यह एक सामान्य अंशकालिक नौकरी होगी। एक वेटर के रूप में पर्चे बांटने वगैरह के कारण वह बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सका और खेती की जरूरतों को पूरा नहीं कर सका। वैसे उपन्यास लिखना बेहतर है। जियापिंग की आंखें अचानक चमक उठी। यनहुआंग स्टार में भी एक ऐसी दुनिया जहां प्रौद्योगिकी पृथ्वी से कहीं अधिक है, शब्दों का आकर्षण अभी भी फीका नहीं पड़ा है। वास्तविक शीर्ष उपन्यासकार हर साल एक अरब से अधिक संघीय सिक्के कमा सकते हैं, जो शीर्ष मार्शल कलाकारों की संपत्ति से कम नहीं है। यह साबित कर सकता है कि उपन्यास उद्योग का भविष्य बेहद उज्जवल है। इसके अलावा इस दुनिया में मूल रूप से कोई चोरी नहीं है। कॉपीराइट जागरूकता बहुत अधिक है और अनगिनत भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता हैं, जिसके कारण उपन्यास उद्योग भी बेहद समृद्ध है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पृथ्वी पर अपनी यादें ताजा की। उन्होंने अनगिनत लोकप्रिय उपन्यास पढ़े थे और स्मृतियों के संलग्न के कारण उन्हें पहले पढ़ी हुई बातें अच्छी तरह याद थी। वह इन उपन्यासों को बिना किसी समस्या के उल्टा भी पढ़ सकता था। उपन्यास लिखने का विचार तो तय हो चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि कौन सा उपन्यास लिखा जाए। आखिरकार उपन्यासों की भी कई श्रेणियां होती थीं, जैसे शहरी, फैंटेसी, मार्शल आर्ट, विज्ञान कथा, इतिहास, रोमांस, रहस्य इत्यादि। यह सर्वव्यापी था। काल्पनिक और मार्शल आर्ट उपन्यास निश्चित रूप से अच्छे नहीं है। जियापिंग ने इन दो प्रकार के उपन्यासों को एक साथ खारिज कर दिया। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मार्शल आर्ट चरम सीमा तक फली फूली। फैंटेसी और मार्शल आर्ट उपन्यास लिखना कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। इसके अलावा काल्पनिक उपन्यास जो पृथ्वी पर लोकप्रिय हो सकते हैं वे यानहुआंग स्टार पर लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। शहरी उपन्यासों का तो जिक्र ही नहीं। यानहुआंग स्टार और अर्थ बिल्कुल भी एक ही दुनिया नहीं थे और वहां कोई संदर्भ मूल्य भी नहीं था। इतिहास और रोमांस उनके विचार में बिल्कुल नहीं थे। हालांकि सस्पेंस उपन्यास अच्छे थे, हो सकता है कि वे इस दुनिया में लोकप्रिय न हो। तो उपन्यास लिखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नहीं, एक और तरह का उपन्यास है जो निश्चित रूप से लोकप्रिय होगा। जियापिंग ने तुरंत खुश होकर कहा, कामुक उपन्यास। हाँ, मैं कामुक उपन्यास लिख सकता हूँ। कामुक उपन्यास अधिक अश्लील तरीके से कामुक उपन्यास थे। पृथ्वी, चीन में इस प्रकार का उपन्यास सख्त वर्जित था और इसे इंटरनेट पर बिल्कुल भी नहीं फैलाया जा सकता था। बेशर्म संबंधित विभागों ने उनमें से एक बैच पर प्रतिबंध लगा दिया। साफ सफाई तोड़ो। ऐसे लोकप्रिय उपन्यास लिखने वाले कुछ लेखकों को दयनीय स्थिति में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने किनारे पर थोड़ा बहुत लिखा और उनकी किताबें भी बंद कर दी गईं, जिन्हें साहित्यिक जेल कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे अंधेरे युग में अभी भी कुछ कामुक उपन्यास थे जो शानदार ढंग से चमकते थे, जिससे अनगिनत लोग उनके बारे में बात करते थे और उन्हें पवित्र ग्रंथ के रूप में पढ़ते थे। हाँ, मैं कामुक उपन्यास लिखना चाहता हूँ। जियापिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। हालांकि पृष्ठभूमि अलग है, दुनिया अलग है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास अलग है। हम सभी इंसान हैं, सभी आदमी हैं और सभी जानवर हैं जो अपने निचले शरीर से सोचते हैं। इसलिए अगर इस तरह का उपन्यास पृथ्वी पर लोकप्रिय हो सकता है तो यह यानहुआंग स्टार पर भी लोकप्रिय हो सकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के उपन्यास को यानहुआंग स्टार पर प्रतिबंधित नहीं किया गया था। यहाँ का माहौल बेहद खुला था। जब तक कोई 12 वर्ष से अधिक का था वे इसे पढ़ सकते थे और इसके जब्त होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पैसे कमाने के लिए मुझे कामुक उपन्यास लिखने होंगे। जियापिंग की आंखों में एक पवित्र रोशनी दिखाई दी और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। आखिरकार उसे भाग्य बनाने का एक रास्ता मिल गया। लेकिन पहला कामुक उपन्यास लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या था। हालांकि पृथ्वी पर कई क्लासिक्स थे, लेकिन इसे उस तरह का होना चाहिए जो तुरंत हिट हो, ध्यान आकर्षित करने वाला हो और भगवान जैसा हो। ठीक है, आइए शिक्षित बाई रोम के बारे में लिखें। जियापिंग को ये क्लासिक कामुक उपन्यास याद आया। यह उनकी ज्ञानवर्धक पुस्तक थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी अकेली रातें बिताई हैं और कितने टिश्यू बर्बाद किए हैं। यह निश्चित ही एक दिव्य पुस्तक थी। एक कमरे में बड़े पेट वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका शरीर आभासी प्रक्षेपण वेब पेजों से घिरा हुआ था। जब तक वह धीरे से अपना हाथ हिलाता, यह वर्चुअल वेब पेज गायब हो जाता और हल्के से क्लिक करते ही वह दूसरे वेब पेज में प्रवेश कर जाता। यह यानहुआंग स्टार पर कंप्यूटर था और आभासी प्रक्षेपण एक वास्तविकता बन गया था। हालांकि पौराणिक आभासी दुनिया, उच्च तकनीक जो आभासी हेलमेट की मदद से मानव चेतना को आभासी वास्तविक दुनिया में खींच सकती थी, अभी तक सामने नहीं आई थी। हालांकि ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि ऐसी तकनीक फेडरेशन की शीर्ष गुप्त प्रयोगशाला में पहले ही आ चुकी है, लेकिन यह केवल अफवाह थी और इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। हास्यास्पद, यह वास्तव में हास्यास्पद है। क्या आपको लगता है कि आप केवल लापरवाही से लिखकर एक उत्कृष्ट कामुक उपन्यास लिख सकते हैं? मैं अपने सिर पर हंस रहा हूं। लेखक आजकल कामुक उपन्यासों को वास्तव में हेय दृष्टि से देखते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। उसका नाम मेंग फेई था, जो इस वर्ष 35 वर्ष का था और वह यानहुआंग स्टार की सबसे बड़ी वेबसाइट पेंगुइन के प्रभारी संपादक थे। उनका सामान्य काम उपन्यासों की समीक्षा करना, संभावित उपन्यासों को ढूंढना और फिर लेखक को वेबसाइट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने देना और फिर उसे बिक्री के लिए रखना था। समस्या ये थी कि कई हफ्तों से उसे कोई कामुक उपन्यास नहीं मिला था जो उसकी रुचि के अनुकूल हो। वेबसाइट पर आए अधिकांश सबमिशन एक जैसे ही थे और उनमें बिल्कुल भी कोई नवीनता नहीं थी। यह पढ़ने में जारी रखने के लिए उसकी रुचि को जागृत नहीं कर सका। किसी को पता होना चाहिए कि यानहुआंग स्टार पर कामुक उपन्यासों पर सरकार द्वारा रोक नहीं लगाई गई थी, जिसके कारण कई कामुक उपन्यासों का उदय हुआ और कई उत्कृष्ट कार्यों का उदय हुआ। वास्तव में एक शीर्ष पायदान के कामुक उपन्यास से होने वाली आय अन्य लोकप्रिय उपन्यासों से कम नहीं थी और बिक्री की मात्रा के मामले में भी यह कई उपन्यास श्रेणियों में किसी से पीछे नहीं थी। इसके कारण कई लेखक सोने की अपनी पहली बाल्टी प्राप्त करने की इच्छा से आगे आने लगे। यह मत सोचिए कि हर कामुक उपन्यास लोकप्रिय हो सकता है और अनगिनत पाठकों द्वारा उसका स्वागत किया जा सकता है। वास्तव में जिन पाठकों ने अनगिनत कामुक उपन्यास पढ़े हैं, उनकी भूख बहुत पहले ही खराब हो चुकी है और उन्हें सामान्य कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है।
एक बूढ़े ड्राइवर की तरह जिसने अनगिनत कामुक फिल्में देखी थी, क्या उसने सोचा था कि जब तक एक महिला लापरवाही से अपने कपड़े उतारती रहेगी, वह उत्साहित रहेगा? नहीं, यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। बूढ़े ड्राइवर ने आपकी ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई और अपना सम्मान भी नहीं दिखाया। गेम खेलना बेहतर था, यकीन से। मिंग फी ने भावुक होकर कहा, मास्टर झेंग हुआ की सेवानिवृत्ति और शिक्षक बाओ पिचांग की उम्र बढ़ने के साथ क्या कोई ऐसा नहीं है जो कामुक उपन्यास लिख सके जो वास्तव में रोमांचक हो और रात में सो न सके? उसने अतुलनीय आह भरी। 10 साल पहले कामुक उपन्यास गौरवशाली थे और एक के बाद एक उत्कृष्ट रचनाएं सामने आईं। उस समय वह थका हुआ, कुपोषित और कंकाल जैसा आकार का था। वह लगभग हाई स्कूल से स्नातक भी नहीं कर सका। उसे हर रात इसे पढ़े बिना नींद नहीं आती थी। बेशक इसे देखने के बाद सो जाना और भी मुश्किल था। कहानी का रोमांचक और विचित्र कथानक उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। रक्त रंजित करीबी मुकाबले ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। यह कहा जा सकता है कि वास्तविक शीर्ष कामुक उपन्यास उन फिल्मों और टीवी कार्यों से कई गुना बेहतर थे। इस वजह से उन्होंने पेंगुइन में प्रवेश किया और कामुक उपन्यासों के संपादक बन गए। दुर्भाग्य से 10 साल बीत चुके थे और उत्कृष्ट कामुक उपन्यास कम होते जा रहे थे। ऐसे लोग भी थे जो चिल्ला रहे थे कि कामुक उपन्यास खत्म हो गए हैं और पोर्न देखना बेहतर है। इससे वह इतना दुखी हो गया कि उसे रात को नींद नहीं आती थी। यही कारण है कि संभावित कार्यों को खोजने और इन अफवाहों को हराने के लिए वह हर दिन ओवरटाइम काम करते थे, हर नए काम पर नजर रखते थे। दुर्भाग्य से अब तक उसे अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं मिल सकी। लेकिन मुझे वास्तव में एक अच्छा कामुक उपन्यास नहीं मिल रहा है। क्या यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि मेरी आंख अच्छी नहीं है? क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? मिंग फी खुद पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि 2 साल पहले उन्हें करियर के बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। उस समय वह सड़क पर चल रहा था और एक मैग्नेटिक कार ने उसे टक्कर मार दी जो नियंत्रण से बाहर हो गई। वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मौके पर ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें यौन रोग है और वह भविष्य में सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। इस तरह की बीमारी को आधुनिक तकनीक से भी ठीक नहीं किया जा सका है। यह एक लाइलाज बीमारी थी। तब से जब वह कामुक उपन्यास पढ़ते थे तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। यह जूम होम जैसा था। लेकिन उन्होंने कंपनी को इस बारे में नहीं बताया। इसके बजाय उसने इसे छुपाया, नहीं तो उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता। नहीं, मैं अभी इस्तीफा नहीं दे सकता। अगर मुझे वास्तव में अच्छा कामुक उपन्यास नहीं मिला तो मैं शांति से नहीं मर पाऊंगा। कामुक उपन्यासों का भविष्य मेरे हाथों बर्बाद नहीं होना चाहिए। अभी भी अनगिनत पुरुषों की जरूरतें हैं जो हमारी संतुष्टि का इंतजार कर रही हैं और अनगिनत युवाओं को हमारे ज्ञान की आवश्यकता है। मैं इस समय कैसे हार मान सकता हूं? यह एक काय का व्यवहार है। मिंग फी की आंखें अतुलनीय रूप से दृढ़ थीं, जिनमें पवित्र प्रकाश का अंश दिखाई दे रहा था। वह एक शहीद की तरह थे। उनका मकसद बहुत अच्छा था। भले ही किसी ने उसे नहीं समझा और उसे आम लोगों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह बिना पछतावे के 9 बार मरेगा। इसे भूल जाओ। आखिरी उपन्यास पढ़ने के बाद आराम करो और कल उठकर लड़ना जारी रखो। खटपट की आवाज के साथ एक और नया उपन्यास आ गया। मिंग फी ने उस पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि यह कोई नया लेखक है। ब्लैक हार्टेड वुल्फ। काम का नाम था टीचर बाय रोंग। यह बहुत अनोखा नाम था। हालांकि उपन्यास नाम पर्याप्त नहीं थे। जो महत्वपूर्ण था वह कहानी का कथानक और विषय वस्तु थी। मिंग फी ने व्यंग्य किया। उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ी थी और उत्कृष्ट कार्यों के बारे में बहुत चुनिंदा थे। चाहे वह कोई नया लेखक ही क्यों न हो, यदि अच्छा न हो तो वह तनिक भी दया न दिखाता। हाँ, नायक वास्तव में एक शिक्षक है। यह शिक्षक बुरा नहीं था। वह जवान, खूबसूरत और सेक्सी फिगर वाली थी। दरअसल उनकी शादी इतनी कम उम्र में कर दी गई थी। धत तेरी की, जब मैं छोटा था तो सभी अध्यापक आंटियां क्यों हुआ करते थे? यौवन का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मिंग फी आक्रोश से भर गई। उसने पढ़ना जारी रखा। धत तेरी की, यह प्रिंसिपल एक जानवर था। उन्होंने वास्तव में अपने पद का उपयोग सार्वजनिक रूप से अपनी खूबसूरत अधीनस्थ पर कार्रवाई करने के लिए किया। हद दर्जे की बेशर्म और उसका एक पति भी था। हे दरिंदे प्रिंसिपल, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से और अपने पद का उपयोग करके दूसरों को धमकाने से वे आज्ञा मान लेंगे? अगर मैंने सचमुच तुम पर मुकदमा किया तो मैं जेल चला जाऊंगा। लानत है, उसने वास्तव में आज्ञा का पालन किया और विरोध करने की हिम्मत नहीं की। बाय रोंग, आप एक शिक्षिका है और आपके एक पति है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे लिए उसका विरोध करो। लानत है, यह बहुत ही घृणित था। पवित्र विद्यालय का क्या हुआ था? सच में ऐसा बेशर्म कारोबार हुआ। इतनी खूबसूरत शिक्षिका का इतनी आसानी से फायदा उठाया गया। उसके पास प्यार में पढ़ने का समय भी नहीं था। उसने सीधे होम रन मारा। यह बहुत भयानक था। हालांकि उपन्यास ऐसे ही होने चाहिए, सरल और प्रत्यक्ष। मिंग फे पूरी तरह से उपन्यास की दुनिया में डूबी हुई थी। उन्होंने पाया कि निम्नलिखित कथानक अधिक तीव्र होता जा रहा है। इस व्यभिचारी जोड़े ने न सिर्फ स्कूल में बल्कि घर में भी गंदगी फैलाई। अंत में पति अचानक लौट आया और साजिश का अचानक अंत हो गया। अरे ये चला गया, ये क्यों चला गया? मिंग फे का सिर गुस्से से जल रहा था। वह चिंता से जल रहा था। वह बस लेखक को पीटना चाहता था। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में चला गया था। वह कैसे जी सकता था? कार्य, यह अवश्य ही दिव्य कार्य है। मिंग फी उत्साहित थी। यह कितना समय था? 1 साल, 3 साल या 5 साल? उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे इतना कामुक उपन्यास पढ़े हुए कितने दिन हो गए। वह यौन रोग से पीड़ित थे, जो चिकित्सकीय दृष्टि से एक लाइलाज बीमारी थी। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद उन्हें असल में बेचैनी महसूस हुई और वो खुद को रोक नहीं पाए। यदि यह उत्कृष्ट कृति नहीं थी तो क्या थी? इस पर हस्ताक्षर करें। मुझे तुरंत इस पर हस्ताक्षर करना होगा। मिंग फे अपनी मुठ्ठियां भींचने में मदद नहीं कर सका। यदि उसने ऐसे दैवीय कार्य पर तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे डर था कि उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। यह लेखन कौशल बहुत भयानक था। यह बात लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई थी, मानो वास्तविक घटना उनकी आंखों के सामने घटी हो। यह पहले से ही एक लेखन कौशल था जो पूर्णता के करीब था। जो व्यक्ति ऐसी कृति लिख सकता था, वह निश्चित रूप से एक मास्टर स्तर का चरित्र था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने साल भर में कितनी फिल्में देखी थी और उनके पास समृद्ध नैदानिक अनुभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर झेंग हुआ ने व्यक्तिगत रूप से इसे फिर से लिखा हो? यह सोचते हुए उन्होंने तुरंत लेखक की संपर्क जानकारी और कुछ जानकारी पर नजर डाली। वह तुरंत स्तब्ध रह गया। इस रचना को लिखने वाला कोई मास्टर नहीं, बल्कि 18 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र था। एक हाई स्कूल के छात्र में ऐसा लेखन कौशल कब आया? उन्होंने वास्तव में ऐसा मास्टर स्तरीय कार्य लिखा। मिंग फी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में निश्चित होने से पहले उन्होंने बार-बार इसकी पुष्टि की, क्योंकि यह जानकारी लेखक द्वारा स्वयं भरी गई थी और इसे उसके आईडी कार्ड द्वारा सावधानीपूर्वक सत्यापित किया गया था। इसे गलत साबित करना बिल्कुल असंभव था। यह सच है। यह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली लेखक है। भविष्य में एक उभरता हुआ सुपरस्टार है। शायद वह मास्टर झेंग हुआ की उपलब्धियों को भी पार कर सकता है। मिंग फी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने देर रात होने की परवाह नहीं की और तुरंत लेखक का पेंगुइन नंबर जोड़ दिया। एक दिन के साथ मित्र सत्यापन को तुरंत मंजूरी दे दी गई। क्या यह सफल रहा? मिंग फी बहुत खुश हुई और उसने तुरंत दूसरे पक्ष के साथ वीडियो संचार स्थापित किया। जल्द ही दूसरी तरफ से एक छवि आई। सफेद कैजुअल कपड़ों में कोमल चेहरे वाला एक युवक उसके सामने आया। क्या आप शिक्षक ब्लैक हार्टेड वुल्फ हैं? उसने सावधानी से पूछा। युवक सन रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें शिक्षक कहेगा, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, मैं वह लेखक हूं जिसने अभी उपन्यास ब्लैक हार्टेड वुल्फ प्रस्तुत किया है। मेरा असली नाम जिया पिंग है। यह बहुत अच्छा है। मिंग फी मुस्कुराई। मैंने आपका उपन्यास पढ़ा है और मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप पेंगुइन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके उपन्यास को हिट बनाने के लिए हमारे पास निश्चित रूप से सबसे मजबूत प्रचार होगा। वह आत्मविश्वास से भरपूर थे। उनके जैसा अनुभवी ड्राइवर भी शुरुआत पढ़कर ही इस हद तक उत्साहित हो गया था। यदि ऐसा उपन्यास लोकप्रिय न हुआ तो यह असहनीय होगा। ठीक है, फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। जिया पिंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। वह मूल रूप से पेंगुइन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। आखिरकार यह ऑनलाइन उपन्यास मंच पूरे यांगहुआंग स्टार में सबसे बड़ा है। यदि यह लोकप्रिय हो सका तो लाभ सबसे बड़ा होगा। यह बहुत अच्छा है। यह पेंगुइन के साथ मानक अनुबंध है। प्रत्येक लेखक हमारे साथ समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। मेरा मानना है कि शिक्षक ब्लैक हार्टेड वुल्फ को कोई नुकसान नहीं होगा। मिंग फी ने तुरंत इंटरनेट पर एक अनुबंध भेजा। यदि आप सहमत हैं तो बस इस पर हस्ताक्षर करें। इस दिन और युग में कागजी अनुबंध पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। अनुबंधों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और किसी की अपनी आईडी माइक्रोचिप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। वह भी कानूनी रूप से बाध्यकारी था। जरूर, जिया पिंग ने लापरवाही से उस पर नजर डाली और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने पेंगुइन पर कुछ शोध किया था। यह उद्योग की सबसे बड़ी वेबसाइट थी। कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ था और यह भरोसेमंद था।
जब मेंग फी ने देखा कि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो वह तुरंत बहुत खुश हुए। उनका रुख और भी जोशीला हो गया। शिक्षक ब्लैक हार्टेड वुल्फ, क्या आपके पास अभी भी कोई ड्राफ्ट है? यदि आपके पास है तो इसे जितनी जल्दी हो सके पोस्ट करें। यदि यह 100,000 शब्दों तक पहुंचता है तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक सिफारिश की व्यवस्था करूंगा। वास्तव में उपन्यास एक जैसे ही होते हैं चाहे वे किसी भी दुनिया में हो। यदि शब्दों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो कम लोग इसे पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन मैं इसे जल्द ही टाइप कर सकता हूं, जिया पिंग ने आत्मविश्वास से कहा। यान हुआंग स्टार की दुनिया में उनका शरीर पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था और उनकी लेखन गति भी बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने अभी इसका परीक्षण किया था और वास्तव में प्रति घंटे 20,000 शब्द की गति तक पहुंच गए थे। यह बिल्कुल अमानवीय था। बेशक इसका उसके दिमाग में शब्दों को टाइप करने से भी कुछ लेना देना था। उन्हें कथानक के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, उसे बस तैयार कथानक की नकल करने की जरूरत थी। अगर ऐसा है तो मैं टीचर ब्लैक हार्टेड वुल्फ की अगली कहानी का इंतजार कर रहा हूं। ये सुनकर कि कोई ड्राफ्ट नहीं था, मेंग फी को बहुत अफसोस हुआ। वह अभी भी अगली सामग्री देखना चाहता था, लेकिन अगर ड्राफ्ट ही नहीं था तो कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने और जिया पिंग ने बैंक खाते और आईडी की जानकारी की जांच की। आखिर यह पारिश्रमिक का मामला था जो बहुत जरूरी था। स्वाभाविक रूप से वे लापरवाह नहीं हो सकते। जांच के बाद दोनों पक्षों ने कॉल समाप्त कर दी। हाँ, आखिरकार कामुक उपन्यासों का एक नया गुरु मेरे हाथों में पैदा होगा। मेंग फी बेहद उत्साहित थी। कामुक उपन्यासों के एक शीर्ष गुरु को विकसित करने में सक्षम होने की उपलब्धि की भावना असाधारण थी। उपन्यास उद्योग में संपादकों की भी तथाकथित वास्तविक उपलब्धियां थी। यदि आप कुछ प्रसिद्ध लेखकों को सामने नहीं लाते तो कोई भी आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं करता। एक बार जब आप एक मास्टर की खेती कर सकते हैं तो उद्योग में आपकी स्थिति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी और यहां तक कि आपके वेतन में भी तेजी से वृद्धि होगी। प्रधान संपादक बनना आपके लिए असंभव नहीं था। हालांकि अब मेंग फे के लिए ऐसे तुच्छ मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। उपन्यास पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में हलचल हो रही है और एक लौ जो उन्होंने 2 साल से नहीं देखी थी वह वास्तव में प्रकट हुई। किसी को यह जानना था कि कार दुर्घटना के बाद से उसका परिवार लगभग टूट गया था। वह अपनी पत्नी को छू नहीं सकता था, इसलिए उसे बहुत हीन भावना महसूस होती थी। बाहर उसका बॉस उसे हेय दृष्टि से देखता था और घर पर उसकी पत्नी उसे हेय दृष्टि से देखती थी। वह कितना दुखद था। लेकिन आज वह फिर से अपनी ताकत हासिल करने जा रहा था और उस महिला को घुटने टेक कर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर रहा था। मेंग फी की आंखों में प्रचंड आग दिख रही थी और साथ ही उसने अपने दिल में भी आह भरी। इस मास्टर स्तर के काम ने उनकी जान बचाई थी और यह किसी जादुई दवा की खुराक से कम नहीं थी। ये सोचते हुए वह अभूतपूर्व आत्मविश्वास दिखाते हुए अपनी पत्नी के शयन कक्ष की ओर चल दिया। आखिरकार मैंने सफलतापूर्वक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगला कदम ड्राफ्ट को सहेजना और शेष सभी अध्यायों को पोस्ट करना है। जिया पिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उन्होंने इस उपन्यास के लिए 500,000 शब्द लिखने की योजना बनाई। यदि वह प्रति घंटे 20,000 शब्द लिखता है तो इसमें कम से कम 25 घंटे लगेंगे। निस्संदेह उसे कक्षाओं में भी भाग लेना पड़ता था, इसलिए वह प्रतिदिन 8 घंटे तक लिख सकता था। उन्हें लगभग 3 दिनों तक लिखना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ उपन्यासों में अक्सर लाखों शब्द होते थे, इसलिए मात्र 500,000 शब्द बहुत कम थे। लेकिन कामुक उपन्यासों के लिए 100,000 से 200,000 शब्द सामान्य थे। 5 लाख शब्दों को पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति माना जाएगा। ठीक है, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और पैसा कमाना होगा। अगली सुबह जब जिया पिंग उठा तो वह बहुत जोश में था। उन्होंने कल रात बिस्तर पर जाने से पहले 3 घंटे बिताए और 60,000 शब्द टाइप किए। उनके द्वारा पहले लिखे गए 30,000 शब्दों के अलावा उनके पास 90,000 शब्द थे। अगले 2-3 दिन में वह काम पूरा कर सकेंगे। हालांकि ऐसा कार्यभार बहुत अधिक लगता है, लेकिन एक मार्शल कलाकार के रूप में यह उनके लिए कुछ भी नहीं है। नाश्ते के बाद जिया पिंग घर से निकला और स्कूल जाने की योजना बनाई, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि चाची और चाचाओं का एक समूह इकट्ठा हुआ था और उत्साह से गपशप कर रहा था। क्या तुमने सुना? कल रात 2 विकृत व्यक्ति थे जो तियानशुई सिटी 95वें हाई स्कूल के पास नग्न अवस्था में दौड़ रहे थे। यह वास्तव में दुनिया का पतन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा अपमानजनक काम करेगा। निश्चित रूप से मैंने सुना है कि दोनों बदमाश 1.5 चक्कर तक स्कूल के आसपास दौड़ते रहे। परिणामस्वरूप किसी ने पुलिस को फोन किया। तुरंत 3 पुलिस कारें आई और 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी नीचे आए और दोनों बदमाशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। लोगों के एक समूह ने सराहना की। ऐसे विकृत लोगों को पकड़ना अच्छी बात है। अगर ऐसे विकृत लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या सामाजिक सुरक्षा अच्छी हो सकती है? भविष्य में मेरी बेटी उन विकृत लोगों द्वारा हमला किए जाने के डर से सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं करेगी। मैंने सुना है कि दोनों विकृत व्यक्ति तियानशुई सिटी 95वें हाई स्कूल के छात्र प्रतीत होते हैं। नहीं, वे अभी भी छात्र हैं। क्या वे पागल हैं? उन्हें कम उम्र में ही इस तरह का शौक होने लगा था। जानवर। अब जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है तो पढ़ाई का बहुत दबाव हो सकता है। आप तनावग्रस्त होने पर भी नग्न होकर नहीं घूम सकते। यह एक अपराध है। लेकिन हमें फिलहाल दोनों विकृत लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन पर कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें कानून के अनुसार बिना जमानत के 7 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। लेकिन देर सवेर वे बाहर आएंगे और हमें उन पर नजर रखनी होगी। हाँ, हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। ये 2 लोग भविष्य में संभावित अपराधी हैं। हम अपनी सतर्कता में ढील नहीं दे सकते। चाचा चाचियों के एक समूह ने आपस में चर्चा की। जिया पिंग अवाक थी। उन्हें 100% यकीन था कि गिरफ्तार किए गए 2 अपराधी गाओ वान और यांग वे ही होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बदकिस्मत होंगे कि उन्हें सचमुच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वह इस बात की परवाह करने में बहुत आलसी था और जल्द ही स्कूल पहुंच गया। लेकिन आज का दिन उसे अतीत से अलग लग रहा था। कल जो हुआ उसके बाद वह क्लास में एक सेलिब्रिटी बन गया था। जैसे ही वह अंदर आया उसने कक्षा में अनगिनत छात्रों की गर्म आंखों को महसूस किया। यह अनुमान लगाया गया कि इन छात्रों को पहले से ही पता था कि यांग वे और गाओ वान 2 भाई मुसीबत में थे। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिया पिंग बहुत शांत था। वह अपने आसपास की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपनी सीट पर लौट आया और लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए लिखना एक गंभीर काम था और इससे उन्हें बड़ी मात्रा में संघीय सिक्के मिलने वाले थे। अंगूठी टिल्डर। कक्षा की घंटी बजी और मुख्य अध्यापिका कियुक्सु अंदर आई। उन्होंने कक्षा में एक साथ 2 खाली सीटें देखीं और संदेह से पूछा, यांग वे और गाओ वान कहां हैं? वे कक्षा में क्यों नहीं आए? शिक्षक, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सहपाठी चिल्लाया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पुलिस ने बिना जमानत के 7 दिनों तक हिरासत में रखा है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। कियुक्सु बिजली की चपेट में आ गया था। वह थोड़ा स्तब्ध थी। आखिर क्या हो रहा था? हालांकि उसने केवल आधे साल तक पढ़ाया था और कुछ बुरे छात्रों को पढ़ाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके छात्रों को एक दिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ऐसे कौन से बुरे काम किए कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? क्या हुआ? उन्हें पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? कियुक्सु ने तुरंत पूछा। क्योंकि उसे कल कुछ करना था। वह कक्षा के बाद तियानशुई शहर चली गई और आज सुबह वापस आई, इसलिए उसे नहीं पता था कि स्कूल में क्या हुआ था। वे स्कूल के चारों ओर नग्न अनैतिक रूप से दौड़ रहे थे और न्याय की भावना से कुछ आंटियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक सहपाठी ने उत्तर दिया, लेकिन उसका चेहरा बेहद अजीब था क्योंकि वह कल रात घटनास्थल पर था। गांव मारू और यांग वे को पुलिस कैदी के रूप में ले गई। जब उन्हें बांधकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया तो वे कर्कश आवाज में चिल्लाने लगे जैसे सूअरों का वध किया जा रहा हो। वह इसे लंबे समय तक नहीं भूल सका। यह सुनकर वाकई दुख हुआ और सुनकर आंसू आ गए। यहाँ तक कि आंटियों का एक समूह भी उन दोनों लोगों पर अंडे, फूल गोभी इत्यादि फेंक रहा था। यह बहुत शर्मनाक था। कियुक्सु थोड़ा चकित था। वे स्कूल में नग्न कैसे दौड़ सकते थे? उसे याद आया कि हालांकि दोनों छात्र सामान्य समय में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने सहपाठियों को धमकाने की एक घटना थी। लेकिन वे ऐसा अनैतिक काम नहीं करेंगे। यह शायद बहुत अधिक दबाव है। जिया पिंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। बहुत ज्यादा दबाव। छात्रों के एक समूह ने तिरस्कार भरी निगाहों से जिया पिंग की ओर देखा। अंत में ये तुम नहीं हो कमीने, जिसने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसने उन्हें स्कूल के चारों ओर नग्न होकर दौड़ने के लिए मजबूर किया। यह कहा जा सकता है कि यांग वे और गाओ वान को पुलिस ने इसी कमीने के कारण गिरफ्तार किया था। प्राचीन समय में इसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि लोग इस तरह का काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक दबाव में होते हैं। यह बहुत बेशर्मी है। उसका चेहरा इतना मोटा कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा दबाव।
कियोक्सु को विवरण समझ में नहीं आया, लेकिन उसने ये भी सोचा कि यह एक बहुत ही उचित स्पष्टीकरण था। क्या यह बहुत दबाव नहीं है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले केवल 5 महीने बचे हैं, जो एक प्रमुख घटना है जो जीवन के उतार-चढ़ाव को निर्धारित करती है। कल उसने मामले की गंभीरता का विश्लेषण करने के लिए एक क्लास मीटिंग और सड़क पर बातचीत भी की। मुझे डर है कि इससे 2 लोगों के दिलों पर दबाव बढ़ जाएगा। परिणामस्वरूप वे अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और स्कूल में नग्न होकर दौड़ नहीं सकते। अरे, यह अभी भी मेरी गलती है। मैंने अपने छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को समय पर दूर नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सोचकर कियोक्सु शांत नहीं बैठ सका और कहा, प्रिय छात्रों, चूंकि ऐसा कुछ हुआ है, आज की कक्षा को स्व अध्ययन में बदल दिया जाएगा। शिक्षक, मैं दोनों छात्रों को देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा और देखूंगा कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। इसके बाद वह तेजी से कक्षा से बाहर चली गई। उसके बगल के छात्र जिया पिंग को अजीब तरह से देख रहे थे, लेकिन जिया पिंग अभी भी बहुत शांत था और इन आंखों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा था। स्वयं अध्ययन, यह बिल्कुल सही है। शेष कथानक को जल्द से जल्द कोड करने के लिए इस समय का लाभ उठाएं। जिया पिंग खुश थी। यदि उन्हें कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो उनके पास उपन्यास लिखने के लिए बहुत समय होता। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। आज स्कूल में शांति थी। जियोंग बटियन, जो हार गया था, गायब हो गया प्रतीत होता है। बताया गया कि उन्हें इलाज के लिए तियानशुई सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल भेजा गया था और कुछ समय बाद वह वापस नहीं आ सके। यांग वेई और गाओ वान को भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बाहर आने में 7 दिन लगेंगे। पुकारना। घर लौटने के बाद, रात के खाने के बाद, जिया पिंग अपने कमरे में वापस गया और हताश होकर लिखा और कुछ घंटों तक लिखा। आज उन्होंने 120,000 शब्द लिखे और फिर उसे तुरंत प्रकाशित कर इंटरनेट पर डाल दिया। उन्होंने पेंगुइन खोला और अपने उपन्यास पृष्ठ को देखा। चूंकि रिलीज का समय बहुत कम था, वेबसाइट के पास अनुशंसाओं की व्यवस्था करने का समय नहीं था और इस पर अधिक पाठकों की टिप्पणियां नहीं थी। स्थिति बहुत निराशाजनक थी। सच कहूं तो प्रचार शर्मनाक नहीं था, यह आत्मप्रचार का भी एक तरीका था। जहां तक इंटरनेट प्रचार की बात है, यह प्रचार का एक कम लागत वाला और अत्यधिक कुशल तरीका था। पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में कुछ मशहूर हस्तियां, लेखक या थोड़ी प्रसिद्धि वाले लोग अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए बिना किसी रोक-टोक के इंटरनेट पर खुद को प्रचारित करते थे। यदि कोई फिल्म और टेलीविजन कार्य होता, तो संबंधित कर्मी इसे टाइबा, मंचों, बीबो और अन्य स्थानों पर 24/7 प्रचारित करने की पहल करते, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। आखिरकार यह वह युग नहीं था जहां सुगंधित शराब को अंधेरी गलियों का डर नहीं था। सुगंधित शराब को अधिक प्रचार और प्रचार की आवश्यकता थी, ताकि व्यवसाय फल फूल सके और खूब पैसा कमाया जा सके। जिया पिंग स्वाभाविक रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। पिछले जीवन में उन्होंने बहुत अंधकार भी देखा था। यदि कोई कार्य लोकप्रिय होना चाहता है, तो उसका 50% ताकत पर निर्भर करता है और 50% संचालन की आवश्यकता होती है। यानहुआंग स्टार पर नेटिजन्स बहुत सरल लग रहे थे। उन्होंने पृथ्वी के इंटरनेट पर पागलपन भरे प्रचार का अनुभव नहीं किया था। वे सभी ईमानदारी से इंटरनेट पर पोस्ट करते थे और एक दूसरे से चर्चा करते थे। ऐसी पृष्ठभूमि के तहत यह अनुमान लगाया गया था कि जब तक उन्होंने पृथ्वी पर कुछ प्रचार तकनीकों को लापरवाही से निकाला, यह तुरंत लोकप्रिय हो जाना चाहिए और उनके उपन्यास की प्रसिद्धि बढ़नी चाहिए। यह सोचकर जिया पिंग ने तुरंत ऐसा किया। उन्होंने यानहुआंग स्टार पर सबसे प्रसिद्ध तियानमेन फोरम पर प्रचार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक सॉफ्टवेयर खाता पंजीकृत किया। उन्होंने तुरंत एक लेख लिखने के लिए इस सॉफ्टवेयर खाते का उपयोग किया। शिक्षक बाइरोंग, यह सबसे अच्छा कामुक उपन्यास है जो मैंने हाल के वर्षों में पढ़ा है। पिछले सभी उपन्यास बकवास है। यह लेख चापलूसी को समर्पित था। कथानक, रचनात्मकता, गहराई, विवरण आदि जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से इसने इस उपन्यास को स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में वर्णित किया। यदि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। यहां तक कि जिया पिंग भी थोड़ा शर्मा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने 5 या 6 अलग-अलग सॉफ्टवेयर खाते पंजीकृत किए और नीचे उत्तर दिया। उत्कृष्ट प्रशंसा, मूल पोस्टर सही है। हालांकि यह उपन्यास दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसकी तुलना करने वाला कोई नहीं है। यह एक उत्कृष्ट कृति है जो कामुक उपन्यासों का बैनर रखती है। यह अनगिनत बकवास उपन्यासों के बीच एक कीचड़ है। मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह इस साल का सबसे लोकप्रिय कामुक उपन्यास होना चाहिए और कामुक उपन्यास मास्टर की एक नई पीढ़ी उभर रही है। एक कठपुतली ने शेखी बखारी। अपने चाचा को घमंड करो, अगर घमंड नहीं करोगे तो मर जाओगे। मास्टर, तुम बड़े बदमाश क्यों नहीं हो? मैंने यह उपन्यास पहले भी पढ़ा है। यह पूरी तरह से बकवास और भद्दा है। अगर यह प्राथमिक विद्यालय के छात्र द्वारा लिखा गया होता, तो भी यह इस उपन्यास से बेहतर होता। आखिरकार प्रचार केवल चापलूसी के बारे में नहीं हो सकता, अन्यथा यह एक पल में दूसरों को समझ में आ जाएगा। इसे वास्तविक दिखाने के लिए चापलूसी और आलोचना करनी पड़ी। आप सही कह रहे हैं। मैं देखने गया और पाया कि यह यंगज़हौ जिले के एक कुत्ते द्वारा लिखा गया था। कौन नहीं जानता कि यानझोउ जिला यानहुआंग स्टार में एक सांस्कृतिक रेगिस्तान है। वहां कभी कोई साहित्यिक गुरु नहीं रहा। यंगज़हौ जिले के लोगों द्वारा लिखे गए उपन्यासों के बारे में इतना अच्छा क्या है? यह कचरे का ढेर है। ईमानदारी से कहूं तो कृपया मुझे मत मारो। यंगज़हौ जिले के लोग बिल्कुल भी सुसंस्कृत नहीं है। वे मेरे जझोउ से कम 100 साल पीछे हैं। जिला उद्धरण चिन्ह। कठपुतली में से एक के इरादे भयावह थे और उसने क्षेत्रीय युद्ध शुरू कर दिया। क्योंकि यानहुआंग तारा एकीकृत था, पूरे ग्रह को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, अर्थात जझोउ, यानझोउ, किनझोउ, ज़ुझोउ, यंगज़हौ, जिनझोउ, युझोउ, येझोउ, योंगझोउ इत्यादि। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अलग-अलग था, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में विरोधाभास पैदा करना स्वाभाविक रूप से आसान था। सभी एक दूसरे से बहुत अप्रसन्न थे। कभी-कभी कई क्षेत्रीय नफरत करने वाले समय-समय पर इंटरनेट पर दिखाई देते थे और अक्सर शब्दों का युद्ध छिड़ जाता था। तुम जिझोउ कुत्ते, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम्हारे पास जिझोउ में कुछ मशहूर हस्तियां हैं। यह सब कुछ पुराने लोगों द्वारा समर्थित है। युवा पीढ़ी से कोई नहीं है। आप लंबे समय से गिरावट में हैं और आप केवल अपनी पुरानी पूंजी पर भरोसा कर सकते हैं। किसी और चीज का तो जिक्र ही नहीं। यह उपन्यास अकेले ही आपके जिझोउ जिले को बिना किसी हिचकिचाहट के 100 वर्षों तक हरा सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक कठपुतली कर्कश आवाज में चिल्लाई, मानो वह यंगज़हौ जिले का एक बदमाश व्यक्ति हो। यह सही है। मुझे लंबे समय से जिझोउ जिले में कचरे का समूह नापसंद है। यह एक ऐसी जगह है जहां सूरज डूब रहा है। इसमें गर्व करने की क्या बात है? एक भीड़ जो सच्चाई नहीं जानती थी, उसने उसका समर्थन किया। बेशक किनझोउ जिले के एक व्यक्ति के रूप में मैं ये कहने के लिए बहुत ही निष्पक्ष परिप्रेक्ष्य में खड़ा हूं। भूखा ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जिझोउ जिला क्या है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप तुलना कर सकें। आपके किनझोउ जिले के लोग भी अच्छे पक्षी नहीं है। आप अभी भी यहाँ निष्पक्ष होने का नाटक कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि आपके यहाँ सबसे अधिक हक है। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोगों को वायद धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया है। उद्धरण चिन्ह। जिझोउ जिले का एक व्यक्ति नाराज हो गया और उसने तुरंत पलटवार किया। क्योंकि यह रात का समय था जब ऑनलाइन लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। यह विवादास्पद पोस्ट तुरंत तियानिंग फोरम पर लोकप्रिय हो गई, जिसने अनगिनत दर्शकों को आकर्षित किया। केवल 1 घंटे में पोस्ट पहले ही 3.6 मिलियन हिट तक पहुंच चुकी थी और उत्तरों की संख्या 89,000 तक पहुंच गई थी। यह पढ़ने के लिए लगभग बहुत ज्यादा था। उनमें से 9 क्षेत्रों के लोगों ने एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किया, जो व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने शिकायत की कि जब तक वे पैसा कमा रहे हैं, उन्हें पूरे क्षेत्र में हरा देने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। माहौल बहुत गर्म था। यहां तक कि तियानिंग फोरम के वेदी मास्टर भी चिंतित हो गए और उन्हें न्याय की रक्षा के लिए बाहर आना पड़ा। आरंभकर्ता जिया पिंग भी बहुत अवाक थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने पवित्र होंगे और इतनी आसानी से भड़क उठेंगे। माहौल इतना गर्म था कि यह उसकी कल्पना से भी अधिक हो गया। लेकिन इसके बारे में सोचने पर ये सभी प्रचार विधियां थी जो उसके पिछले जीवन में पृथ्वी पर कई वर्षों तक उन्नत थी। यानहुआंग स्टार पर इन नौसिखियों को अचानक ऐसे चतुर साधनों का सामना करना पड़ा और वे सभी स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रभाव उत्पन्न होना सामान्य बात थी। हालांकि अब उसके लिए रुकना असंभव था। किसी विषय को प्रचारित करने के लिए अनगिनत लोगों को उसमें भाग लेना पड़ता था। ये तो बस शुरुआत थी। यह अंत से बहुत दूर था। इसलिए वह कुछ बांझपन मंचों पर गए और कई सॉफ्टवेयर खाते पंजीकृत किए। फिर सॉफ्टवेयर खातों में से एक ने तुरंत विषय के साथ एक पोस्ट खोला। बांझपन का सुसमाचार, कामुक उपन्यास शिक्षक बाइरोंग। यह उपन्यास बहुत अच्छा है। पहले मैं व्याग्रा भी ले लेता था तो उठ नहीं पाता था, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद से मेरी कमर में दर्द नहीं होता, पैरों में दर्द नहीं होता और मैं तरोताजा महसूस करता हूं। मैं बिना हौंसले एक ही सांस में 9वीं मंजिल तक जा सकता हूं।
यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी अब मुझे नहीं मारती। वह अक्सर मुझे प्रशंसा की दृष्टि से देखती है। मुझे लगता है कि इस उपन्यास ने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे दूसरा बसंत दिया। यह उपन्यास जितना सरल नहीं है, यह बस एक चमत्कारिक डॉक्टर है, व्याग्रा से बेहतर। एक कठपुतली बोली, हर कोई मुझ पर संदेह मत करो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे इसका परिचय दिया। इसे पढ़ने के बाद संदेह हुआ, यह वास्तव में प्रभावी है। यह दवा लेने से कहीं बेहतर है। एक कठपुतली गूंज उठी। हाँ, किसी बीमारी के इलाज में पैसे लगते हैं, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने में ज्यादा खर्च नहीं होता। इसे क्यों न आजमाया जाए, शायद यह सफल हो जाए। एक कठपुतली ने रॉ को बहुत कपटपूर्ण ढंग से सलाह दी। सचमुच, अगर यह सचमुच काम करता है तो मैं इसे आजमाऊंगा। बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो आपने हमारी जान बचा ली है। हाँ, जब से मुझे ये बीमारी हुई है तब से बाहर मेरे बॉस मुझे नीची नजर से देखते हैं। घर पर मेरी पत्नी मुझे हेय दृष्टि से देखती है, और यहाँ तक कि जब मैं वेश्याओं से मिलने जाता हूँ तो नाइटिंगेल मुझे हेय दृष्टि से देखती है। यह बहुत दुखद है। अब मेरे पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। नेटिजन्स का एक समूह जो सच्चाई नहीं जानता था, वह बहुत आभारी था। आपका स्वागत है। मैं एक मददगार व्यक्ति हूँ, मेरे प्रति बहुत आभारी मत बनो। अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।